मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं आप सबको इतने जल्दी एड्रेस कर पाऊंगी, क्योंकि मैं एक ऐसे देखती थी कि सब लोग बहुत मतलब ट्रेंड लोग हैं, बहुत पुराने, मतलब बिजनेस में भी बहुत अच्छे अच्छे से काम करने वाले लोग हैं। और सोच रही थी कि इनसे ही इंस्पायर हो के हमको काम करना है। लेकिन आज माय फर्स्ट एक ड्रीम कंप्लीट हो चुका है कि यहाँ पर मैं आप सबको एड्रेस कर पा रही हूँ। शायद आज मुझसे कुछ बातें करते हुए गलतियां भी हो तो अपनी बच्ची समझ के माफ कर लीजिएगा। और अभी जो मैं आपको चीजें बताने वाली हूँ, पहली चीज तो दादा ने मुझे बोला था, मिलिंद सर ने भी बोला था कि आपका 3A का जर्नी कैसा रहा, इसके बारे में बात कीजिए। तो मेरे 3A के जर्नी के बारे में आप सबको, मतलब बहुत सारे लोगों का नाम मैंने उस दिन मैसेज करके बताया था। जैसे कि मुझे निखिल दादा ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है अपने टीम के। जैसे मैं मांडव में आई थी, तो टीम के बहुत सारे सदस्य जो है मेरे साथ जुड़ चुके थे। जब मैं वापस महाराष्ट्र में आई, तो मुझे फोन पर भी बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया, जैसे कि राजेश सर है, अपने शर्मा सर, जयश्री दीदी, अपने ये जय तिरोले जो है, दोनों भी हस्बैंड वाइफ जो थे, दोनों ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया है। क्योंकि मेरी एक क्लोजिंग अटकी पड़ी थी, तो जयश्री दीदी ने खुद ने बात किया था उनके साथ, और हम घंटों बातें बातें करते थे। मतलब मैं उनसे क्वेश्चन करती जाती थी कि ये ऐसा होता है तो क्या करेंगे, ये सामने वाला व्यक्ति बोलता है तो अभी प्रैक्टिकली मैं क्या बात करूंगी। तो बहुत बार जयश्री दीदी ने तो खुद कॉन्फ्रेंस कॉल करके उनके साथ में बात किया, और वो चीजें मैंने देखी कि वो किस तरीके से एक्चुअल प्रैक्टिकल में भी कैसे बातें होती है, कैसे सामने वाले को विश्वास दिया जाता है मशीन खरीदने के लिए। ये बोला। फिर अपनी सोनल दीदी जो है, जैन जैन सोनल जैन, उनके साथ में भी मेरा लास्ट लास्ट में जब मांडव से मैं वापस आ रही थी तो बात हो रही थी, और उन्होंने भी बहुत सारा हेल्प किया कि आप कोई टेंशन नहीं है, इस तरीके से बात कर सकते हैं, आप डरो मत। तो हर समय मैं जहां जहां पर खुद को फील कर रही थी कि मुझे यहाँ पर अभी किसी की मदद की जरूरत है, तो उस समय में किसी ना किसी की हेल्प लेके आगे बढ़ रही थी। और हेल्प मानिए इस तरीके से हेल्प की, खुद को अटेंटिव रखना, एक्चुअल में जो बात हो रही है उसको रिस्पॉन्स कैसे देते हैं, ये सारी चीजें मैं इन लोगों से सीख रही थी। और जहां तक की पीडीसी की बात है, तो जैसे ही दादा ने 18 सवाल हम सबको दिए हैं, अभी 18 सवाल का ये बुक मांडव में हम सबको मिला था, ये सबके पास था, है ना। तो इस बुक को मैं कम से कम 20 से 24 बार तक अभी तक पढ़ चुकी हूँ। और मतलब रटने की बात नहीं है, लेकिन मैं इस बुक में जो भी लिखा है वो अपने अंदाज से बात करना थोड़ा सा मतलब मैंने शुरू कर दिया। और इसी बुक का मतलब सबको, मेरे टीम मेंबर जितने भी थे, उन सबको भी रेफरेंस इसी बुक का दिया। और इसी के अंदर एक 18 सवाल वाला पार्ट आपको दिखेगा। ये 18 सवाल जो है, तो ये पूछना हमने कहीं ना कहीं स्टार्ट कर दिया था। और इन 18 सवालों को हमने, जैसे जिस प्रोस्पेक्ट के सामने हम लोग जा रहे हैं, उसका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उनकी नीड क्या है, ये हमने देखना शुरू कर दिया था। और एक हमें ये लग रहा था कि हम जिसके भी पास जा रहे हैं, उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पैसे बहुत ज्यादा है और मशीन बहुत महंगी है। और अभी के हालातों में एक जॉब के साथ में इतना सारा होम लोन, गाड़ी का लोन, ये सब कुछ करके हमको ये मशीन खरीदना पॉसिबल नहीं है। मशीन तो बहुत अच्छी है, लेकिन मशीन हम नहीं खरीद सकते। तो ये चीजें हमको बहुत बार सुनने को मिली। तो इसको हमने टैकल करने के लिए लोगों को बिजनेस प्लान बताने का शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं हमको बिजनेस प्लान बताने में भी दिक्कत आ रही थी। तो मैंने एक दिन दादा को फोन किया और बोला कि दादा, हम लोग अगर बिजनेस प्लान पूरा पूरा दे देते तो सामने वाला ये सोचने लगता है कि इतना पैसा इन लोगों को मिल रहा है, इसलिए ये लोग पीछे पड़े हुए हैं। तो फिर दादा ने थोड़ा सा ट्रिक्स बता दिए कि बिजनेस प्लान पूरा नहीं, 3 स्टेप में बिजनेस प्लान हम लोग बताते हैं। और उसके बाद 2-3 मीटिंग जो हुए, सोनी सर ने एक मीटिंग लिया था, उसमें भी सर से बात करते हुए सुना कि हम लोग बिजनेस प्लान इस तरीके से दे सकते हैं कि 3 स्टेप में, पहला मशीन 13,000 रुपए में जाएगा, दूसरा 13 में जाएगा, और तीसरा 26,000 में जाएगा। अभी आपके टीम में 3 मेंबर्स है और आप खुद हो, ये 4 मेंबर्स मिलके आपको और सिर्फ 7 मशीन लेके आनी है। और उस 7 मशीन को लेकर आने के लिए चारों मेंबर ने मिलके 2-3-1 ऐसे कोई भी कैसे भी डिवाइड करके
हमको 10 मशीन हो जाएगा तो हम 3A की लेग ओपन करते हैं, और उसके आगे का हम लोग सिर्फ स्टेजेस बता रहे थे कि उसके बाद 4A है, 5 है, 6A है। आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, और जैसे जैसे आगे के मुकाम पर जाओगे तो वैसे वैसे आपके पैसे जो हैं ये उसी मल्टीप्लिकेशन में बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ तक जाकर हम लोग बिजनेस प्लान स्टॉप कर दे रहे थे, क्योंकि इससे पहले हम लोग जो एक गलती कर रहे थे कि बिजनेस प्लान हम लोग एक के नीचे एक ऐसे लिख कर बताते थे, तो सामने वाले को लगता था कि ये एक तो बाइनरी प्लान है, या तो कोई जोड़ा जोड़ी का काम है। तो ये हमने पहला बंद कर दिया। उसके बाद हम लोग जब मांडव में आए थे तो हमारे बहुत सारे पार्ट पेमेंट्स आ चुके थे, लेकिन फुल पेमेंट देने के लिए बहुत दिक्कत आ रही थी। तो वहां पर हम लोगों ने अभी ऐसा ट्राई किया कि सबको बताना कि भाई आप रुके हो, तो रुकने की वजह से हो क्या रहा है, नुकसान क्या हो रहे हैं, और फायदा क्या छूट रहा है हाथ से। ये कंपैरिजन में हम लोगों ने दिखाना स्टार्ट कर दिया। और जब अब मैं 3A बनी हूँ तो जो मेरे पार्ट पेमेंट बचे थे उसमें से 2-3 पेमेंट आ चुके, लेकिन मेरी 3A के लिए कंप्लीशन के लिए जो नए प्रोस्पेक्ट आए हैं, जो पार्ट पेमेंट थे वो 2-3 ही थे। उसके बाद और 2-3 लोग हमने नए मतलब नया डेमोन्स्ट्रेशन देने के बाद नए लोगों ने फुल पेमेंट किया और मैं 3A बनी हूँ। मतलब पार्ट पेमेंट वाला किस्सा जो मुझे मांडव में भी सब लोग सीनियर लोग जो बोल रहे थे कि मैडम आप ये पार्ट पेमेंट लेना बंद करो, तो सच में ये चीज सही है। पार्ट पेमेंट कभी नहीं लेना चाहिए किसी से, क्योंकि अभी भी हम लोग ने जितने लोगों से, अभी मेरे 12 लोगों के साथ में पार्ट पेमेंट बाकी था, उसमें से 3 या 4 लोगों ने शायद फुल पेमेंट करके मेरे 3A के अंदर उनका भी आईडी लगा हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे बाकी है कि जिनका पार्ट ही पेमेंट है, और नए लोग उनके पीछे से डेमो ले लिया, उनके पीछे से मशीन भी ले लिया, और उनका बिजनेस भी शुरू हो चुका है। तो मतलब मेरा कहना अभी भी यही है कि पार्ट पेमेंट अगर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो आदमी वहीं पर रुक जाता है, उसके आगे उसका मन नहीं करता, और अभी भी वो कुछ पेमेंट बाकी है। हालांकि उनका प्रॉब्लम ये है कि उनको कर्जा नहीं मिल रहा है, सिबिल खराब है, तो ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनके साथ है। लेकिन यही बात है कि हम पार्ट पेमेंट अगर लेकर रखते हैं तो एटलीस्ट उनको टाइम टाइम पीरियड के साथ में अगर हम लोग पार्ट पेमेंट का बोले कि भाई आप अब अभी के लिए इतना पैसा भर रहे हो, लेकिन 1 महीना या 2 महीने के अंदर अंदर आपको ये पूरे पैसे भरने ही पड़ेंगे, ऐसा बोलकर अगर हम पार्ट पेमेंट ले रहे हैं तो वो शायद कुछ काम पर कर पाएगा। लेकिन आज मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि पार्ट पेमेंट कभी नहीं लेना चाहिए, पूरा पूरा पेमेंट लेके ही काम होना चाहिए। और ऐसे करके हमने जर्नी आगे बढ़ाया। इसमें बहुत बड़ा रोल अगर आप सोचेंगे कि किस चीज का है, तो मेरी डाउनलाइन का है। डाउनलाइन जो है मेरी बहुत मोटिवेटेड मतलब लोग हैं। हालांकि डाउनलाइन में मेरे 3 लोग ही थे जब मैंने शुरू किया था। एक तो मेरे खुद के हस्बैंड, दूसरे मेरे एक सूरज काटकर जी हैं, और तीसरे सचिन शिंदे जी हैं। ऐसे 3 ही लोग मिलके, और जैसे ही मांडव में आए थे तो काटकर जी की वाइफ जो है पूजा दीदी, वो भी बहुत अच्छे से इंस्पायर हो चुके थे, और वहां से आने के बाद उन्होंने बहुत सारा मेहनत किया। और अभी जो आपको परिणाम दिख रहे हैं सब उनके सबके मेहनत का एक फल है। और ऑब्वियसली मैं मेरे डायरेक्ट अपलाइन तो नहीं है, लेकिन अपलाइन के अपलाइन जो अतुल सर है उनको नहीं भूल पाऊंगी। अतुल सर सैल्यूट आपको। आप मतलब जॉब पे रहते हैं, ऑफिशियल आपका टाइम बहुत कम मिलता है। ये चीज को हमने ध्यान रखते हुए जहां जहां पर अतुल सर की मतलब जरूरत पड़ ही रही है, बहुत ज्यादा जरूरत है, वहां पर सर को इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। और उसके साथ हम लोग आगे बढ़े थे। हालांकि मुझे अभी एक हड़प सर में जो इंस्टेंट क्लोजिंग जो मिला था, उसमें भी अतुल सर खुद का मशीन लेके डेमो में आए थे। और डेमो देने के पहले ही थोड़ा उनके साथ बातचीत जो हुई थी, और उसके पहले जो प्रोस्पेक्ट थे खुद वो ये कर रहे हैं अपना, क्या कहते हैं उसको, न्यूट्रलाइट, सॉरी न्यूट्रलाइट नहीं, क्या कहते हैं, एक फूड सप्लीमेंट का ये है, कोई हर्बल अनम्यूट करके हर्बल लाइफ, बता। हर्बल लाइफ। हाँ, यस, हर्बल लाइफ करते थे। तो उनके साथ में हमारा बात हो रही थी, मतलब मेरी बात हो रही थी, स्नेहल दीदी नाम है उनका। तो उनके घर हम लोग इंस्टेंट पेमेंट का रिजल्ट भी ले पाए, क्योंकि एक बात ध्यान में आ गई कि जिसको भी हम लोग ट्रस्ट पर्सपेक्टिव उसको अच्छे से उसका क्लियर कर देंगे, वो इंसान मशीन लेने के लिए तुरंत मतलब तैयार हो जाता है। तो उस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए जो भी मेहनत करनी है आपको, वहां पर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम
एक एक चीज करते हैं कि हमेशा अपने पर्सपेक्टिव से अगर हम कस्टमर को देखते जाएंगे तो कस्टमर के सामने वाली जो भी चीजें हैं उसको कभी समझ नहीं पाएंगे। बहुत बार ऐसा हुआ कि हम कस्टमर के सामने जाकर बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि अभी हमारे पास समय नहीं है, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, अभी हमारे पास ये बिजनेस के लिए ये जोड़ने का काम है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, इसके लिए हमको समय नहीं, ये बहुत गलत काम है। ऐसा थोड़ी होता है कि लोगों को नीचे जोड़ते जाओ और आपको पैसा मिले। ये सारी चीजें मुझे भी सुनने को मिली कहीं ना कहीं पर। लेकिन एक चीज मैंने उनको अच्छे तरीके से समझा दिया और उनके एंगल से समझाया कि आप जो बोल रहे हो, मतलब जब भी सामने वाला कोई क्वेश्चन कर रहा है ना आपको, उस क्वेश्चन को क्वेश्चन से ही जवाब देना है। ये वाला चीज मैंने मांडव में बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया था। तो जो कोई इंसान हमें बोल रहा था कि अभी मेरे पास समय नहीं है, तो हमने उसको क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि क्यों आपके पास समय नहीं है। और कहीं ना कहीं पे आपको ये रूड लगता है, लेकिन रूडता हमारे टोन में होती है। अगर उस टोन को हम लोग चेंज कर देंगे ना, तो वो रूड नहीं लगता, वो उनको समझने वाली चीज हो जाती है। एक मेरे टीम में ऐसी प्रोस्पेक्ट आई है, स्वाति भोसले जी है, वो मीटिंग में भी अभी होंगे। उनका अगर आप फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में सोचेंगे तो बिल्कुल ही मतलब खराब कंडीशन है। हालांकि उनमें टैलेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे उनकी जर्नी जो है वो रुक रही थी। कि थैंक यू मिलिंद सर। कहीं ना कहीं उनकी जर्नी रुक रही थी कि पैसे नहीं है दीदी, क्या करूंगी। घर पर कोई मतलब मेरा मान नहीं रहा है, जो भी मैं बोल रही हूँ वो नहीं सुन रहे हैं, या फिर सासू माँ जी कोई हेल्प नहीं कर रही है। मायके वाली भी बोल रहे हैं ऑलरेडी तूने बहुत सारे काम कर लिए, तू तेरे को फेल्योर मिला है, अब तू कुछ मत कर। तो इनके साथ हम जब बात कर रहे थे, तो मैंने तिरोले दीदी जो है उनको कॉल पे कॉन्फ्रेंस पे लिया था। और दीदी ने उनको बहुत सारी चीजें अच्छे से समझा दिया था कि कहीं भी आप अगर किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करते हो, अगर वो अपॉर्चुनिटी अच्छी दिखती है, वो अपॉर्चुनिटी काम करने वाली है, ये अगर आपको दिख रहा है, तो आप क्यों इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ने से मना कर रहे हो खुद को। और अगर आपके मतलब हस्बैंड आपको मना कर रहे हैं, तो हमने वहां पर उनको चीज समझाया कि देखिए, अभी आपके हस्बैंड को ये चीज समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही आप उनको समझाने के तौर पर जाएंगे, पहले तो वो क्रॉस क्रॉस में जा रहे थे उनको कि नहीं आप ना बोल रहे तो मुझे तो ये करना है। जिस दिन हमने ये समझा दिया उनको कि आपको क्रॉस नहीं करना है, उनको सिर्फ चीजों को समझाना है, आप जितना अपना लगाव मशीन के प्रति, बिजनेस के प्रति उनको दिखाएंगे। अब पीडीसी सेशन के बारे में हम लोग जब पीडीसी सेशन हमने लिया था, अब बहुत सारे क्लोजिंग में हम लोग दो 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 क्लोजिंग में तो मेरा पीडीसी भी नहीं हुआ, वो डायरेक्ट इंस्टेंट पेमेंट ही हो गया है। लेकिन बाकी चीजों में जहां पर पीडीसी लेने की जरूरत आई, तो हमने मैं आपको ये ग्राफ दिखाती हूँ, ये मिलिंद सर ने सिखाया है ग्राफ। आप ये ग्राफ देख पा रहे हैं, ये नीचे वाला। तो ये हम लोग ड्रॉ करते हैं, हालांकि इतना अच्छा नहीं ड्रॉ कर पाते, लेकिन ये ग्राफ ड्रॉ करके लोगों को समझाते हैं। और जाते समय हम 11.5 पीएच का जो पानी है वो साथ में जरूर लेकर जाते हैं, जब हम लोग मतलब पीडीसी लेने के लिए जाते हैं पोस्ट डेमोन्स्ट्रेशन। देव सर का मैं नाम भूल रही हूँ, देव सर ने भी मुझे बहुत बार बोला था कि आप फोन पर फॉलोअप मत लीजिए, जो भी फॉलोअप लेना है आपको सामने जाकर लेना है। सर्जिकल स्ट्राइक वाला भी उन्होंने एक चीज मुझे सिखाया था, वो कहते थे कि अगर इंसान आपको फोन पर नहीं मतलब बता नहीं रहा है कोई चीज, तो आप डायरेक्ट जाके सामने बैठ जाइए और समझिए चीजों को कि क्या कहना चाह रहे हैं। और जब भी हम जाते हैं किसी के सामने, तो हमें 11.5 पीएच का पानी जरूर लेकर जाना है। और मैं मेरा अगर बताऊं हमारे टीम का, तो हम लोग वो 11.5 पीएच का पानी साथ में लेकर जाते हैं और उनको कहते हैं कि घर का चावल आप रोज खाते हो क्या। तो चावल जो ऐसी चीज है वो रोज अपने घर में चल बनती है और सबके घर में अवेलेबल होती है। फ्रूट्स कई बार नहीं होते हैं, सब्जियां कई बार नहीं होती है, ऐसा कभी हो जाता है, लेकिन चावल ऐसी चीज है वो हमेशा मिलती है। और अगर आप एक बात देखेंगे कि 11.5 पीएच का पानी अगर चावल में डाल देंगे, तुरंत ग्रीन कलर का, येलो कलर का आपको पानी बाहर आते हुए दिखेगा। और हम 2 कटोरी में चावल मंगवाते थे, और एक कटोरी में 11.5 डालते थे और दूसरे कटोरी में नॉर्मल पानी, और वो दोनों सामने उनके रख कर देते थे। और जो इंसान उनके घर में मतलब बोलता है कि बाबा हमको ये मशीन अभी के लिए नहीं लेना, हम थोड़े दिनों के बाद सोचेंगे, या तो फिर हमें अभी के लिए पैसा नहीं है, तो उनको हम लोग यही पूछते थे कि अगर आप पैसों के बारे में सोच रहे हैं, सोचिए
कि आपको अगर मशीन खरीदने के लिए अगर पैसा नहीं है, 2.25 लाख रुपए, सॉरी 3.25 लाख रुपए आपको लगाने हैं, और ये 25 से 30 साल के लिए लगाने हैं, और वो करने के लिए भी आपके पास अगर पैसा नहीं है, तो आप थोड़ा खुद को एक सोच में ये करिए, डुबोइए कि अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो घर में अगर कोई हेल्थ इश्यू आता है तो आप क्या करेंगे। आपको घर का अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस बनाया है क्या आपने, और हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जो बीमारियां इंक्लूडेड है वही बीमारियां आपको होगी, ये आपको लग रहा है क्या। ऐसे क्वेश्चन को क्वेश्चन ही हम लोगों ने किया, जैसे कि मैंने अभी मेरा बात करने का तरीका स्लो डाउन किया है, उस तरीके से अगर स्लो डाउन करके सामने वाले के साथ बात करें तो सामने वाला का भी हार्ट बीट ऊपर होने लगता है कि यार सच में ये गलत है, हम लोग ना बोल रहे हैं। तो इस तरीके से बात का उतार चढ़ाव, हम लोग सामने बैठते हैं जिसके सामने भी, तो उस बैठने का कॉन्फिडेंस, अपने टोन को कम ज्यादा करना, सही जगह पर पॉज लेना, ये सारी चीजें मैंने मांडव में सीखी है। मिलिंद सर ने अभी जैसे मैंने एक थोड़ा सा लॉन्ग पॉज लिया था, मुझे याद है मिलिंद सर का जब सेशन हुआ था उसमें भी सर ने एक लॉन्ग पॉज लेके हम सबको एक एक तरीके से देखा था, और तब मैं जान गई थी कि हम अगर ये पॉज लेना भूल जाते हैं तो शायद सामने वाला उस समय में जो उसको मन में उसके लगेगी चीज, वो थोड़ा कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। तो हम ये सारी टेक्निक्स छोटी 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 जोड़कर हमने ये करना शुरू कर दिया। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम लोग इसमें मास्टर हो गए, अभी भी हम लोग लर्निंग प्रोसेस में है, लेकिन बहुत अच्छे से हम लोगों ने ये चीजें को अपने अंदर ढालना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात, मैंने मेरे डाउनलाइन को कभी अकेला मतलब नहीं छोड़ा। जब भी मतलब हमारा कुछ बात हो रही है, कुछ हमारा डिस्कशन हो रहा है, टीम में कुछ ऊंच नीच हो रही है, इन सब बातों को भी हमने एक दूसरे के सामने बैठकर सुलझाया है। कहीं पर भी हमने टीम को एक दूसरे के साथ मतलब कंपेयर नहीं किया, या फिर हमने ये पर्दा नहीं रखा, हम हमेशा सोनी सर, मिलिंद सर, ये अलग अलग क्रॉस लेग के लोगों को कंपेयर करते हुए मैंने मेरे टीम के लोगों को भी ये चीज बताना शुरू कर दिया कि हम सब लोग अलग 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 में भी है, लेग में भी, तो भी हमें एक साथ में रहकर ही हमें काम आगे बढ़ाना है। तो इस चीज की वजह से हुआ ये एक, कि इतना खूबसूरत माहौल मेरे टीम में मतलब हो गया है कि एक ये बिजनेस है लेकिन ये हमारा एक फैमिली बन गया है। कभी कभी तो बहुत बार हमारा कुछ काम भी नहीं होता है तो भी सब लोग आके आश्रम में बैठ जाते हैं हमारे साथ में, और हम खूब गप्पे लड़ाते हैं, खूब मतलब बातें चलती है हमारी। ये प्रोस्पेक्ट ये कह रहा था, इनको ऐसे बात करनी है, इसको इनविटेशन देना है, इतना अच्छे से एक माहौल बन गया है। और ये माहौल वर्ड जो है मैं निखिल दादा से सीखी हूँ, कि निखिल दादा हमेशा बोलते हैं कि माहौल बनाना आना चाहिए, और ये माहौल मैंने बहुत अच्छे से बनाकर रखा है, ऐसे मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे टीम मेंबर भी यहाँ पर सुन रहे होंगे। मेरे टीम मेंबर्स को मुझसे ज्यादा मतलब मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने मतलब क्या कहते हैं, अहमियत उनको ज्यादा दिया है। हम बहुत ज्यादा उनको सम्मान देते हैं, क्योंकि वो अगर हमारे साथ नहीं होते तो शायद मैं 3A तक नहीं पहुंच पाती थी। मेरे टीम में सचिन शिंदे जी हैं। सचिन शिंदे जी इरिगेशन डिपार्टमेंट से हैं, और उनको जैसे जैसे समय मिलता है, हमेशा उनका एक चीज मैंने देखा है कि मैं जब शुरू शुरू में डेमो देती थी, एक कागज और पेन लेकर बैठते थे, और मैंने जो जो डेमो में बात किया है उन चीजों को उन्होंने लिखकर एक 2-3 पेज के नोट्स निकाले थे, और फिर उन्होंने खुद से डेमोन्स्ट्रेशन देना स्टार्ट किया। अब मुझे लगता है कि मेरे से भी अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन अगर किसी का मेरे टीम में होता होगा तो वो सचिन शिंदे जी का होता है। और ना वेल एजुकेटेड होते हुए भी, मतलब कोई साइंस बैकग्राउंड नहीं है, कोई ऐसी साइंस से रिलेटेड कोई चीज नहीं सीखी है, फिर भी आज डेमोन्स्ट्रेशन या इतना सुपर देते हैं कि एक तो डेमो में हमने खुद ने ही तालियां बजाई थी उनके लिए, क्योंकि इतना अच्छा उन्होंने बात किया। आदमी ने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन सामने वाले ने देखा और डायरेक्ट सामने बोल दिया कि मशीन बहुत अच्छा है, लेकिन बोले मशीन तो बहुत महंगा है, बोले अपन तो नहीं ले सकते ये। और वहां पर सबके चेहरे हमारे देखने जैसे हो गए थे कि अभी सचिन जी क्या बोलते। और हम सब पूरे ऐसे एकदम सचिन जी को देख रहे थे, और सचिन जी ने तुरंत पूछा कि भाई साहब आपके पास गाड़ी है क्या।
तो वो आदमी एकदम उछकते हुए बोला कि हाँ मेरे पास है। तो बोले तो गाड़ी के अंदर पेट्रोल कौन सा डालते हो? तो बोले अच्छे पेट्रोल पंप पे जाकर डालता हूँ। नहीं नहीं, बोले खराब पेट्रोल पंप पे डालते हो क्या ऐसा पेट्रोल जाकर? तो बोले नहीं नहीं, गाड़ी तो खराब हो जाएगी। तो बोले यही तो चीज हम लोग आपको अभी बताने के लिए आए हैं कि आपकी ये जो गाड़ी है, इसके अंदर आप खराब पेट्रोल डाल रहे हो, ये कहीं ना कहीं खराब होने के कंडीशन में चली जाएगी। उसके पहले हम लोग बताने के लिए आए हैं। और उनका वो बोलने का अंदाज इतना सुपर था कि मतलब सामने वाला जो है वो तुरंत चुप हो गया। और उसने एक सोच लिया कि हम यहाँ पर कुछ भी बोलकर हम टालना चाहें, यहाँ पर कुछ टालने जैसा है नहीं। और उस इंसान का भी फॉलो बहुत अच्छे से हुआ। और उनकी भी मशीन जल्दी से जल्दी लगेगी। मशीन लगने के लिए हम जब जब भी जल्दबाजी करते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्ट जो है वो अपने हाथ से ढलने लगता है। हमें जल्दबाजी और अवेयरनेस, ये दोनों चीजों के बीच में एक एक अनक्लियर्ड एक लाइन है, उसको आपको सेपरेट रखना है। सामने वाले को ये ना लगे कि भाई ये घाई घाई कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ये नहीं लगना चाहिए। लेकिन उसको ये जरूर समझ में आना चाहिए कि इस चीज को अगर मैंने लेट कर दिया, तो जो परेशानियां मुझे आएगी, उसको कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए मेरे पास उतना बड़ा हाथ में कुछ है नहीं। तो जल्द से जल्द मुझे इस चीज में आना है। ये उस आदमी को क्लियर हो जाएगा ना, तो वो मशीन जरूर ले लेता है। यहाँ तक मेरा 3A का जर्नी मैंने आपको बताया। अब ओके, तो 10 मिनट और मैं 3A का जर्नी के बारे में बात करती हूँ। उसके बाद मेरा एक सेशन, जो मैंने सेशन प्लान बना के रखा है, प्रोक्रास्टिनेशन उसका मतलब टाइटल है, उसके बारे में मैं बात करूंगी। आपको ऑन टाइम मीटिंग एंड होगा, कोई टेंशन नहीं है। बहुत ज्यादा आपको लॉन्ग लॉन्ग नहीं सुनना पड़ेगा, झेलना नहीं पड़ेगा मुझे। तो 8:40 हो गया है, अभी और एक 10 मिनट हम लोग 3A के जर्नी के बारे में बात करेंगे। और एक स्ट्रेटेजी हमारे साथ बहुत ज्यादा काम कर गई कि हमने लोगों को जब भी मान लीजिए मशीन खरीदा, तो डेमो बैग हम लोग ने रेडी करके देना शुरू कर दिया। कि जैसे ही मशीन गया, उनके साथ में मतलब दूसरे हफ्ते में ही हमने, या फिर आगे आने वाले 2-3 दिनों में ही एक डेमो बैग हमने देना ये कर दिया कि अगर हम लोग डेमो बैग सामने वाले को देते जिसमें एक ORP मीटर है, जिसमें एक अपना pH टेस्टर है, ये सारी चीजें हम लोगों ने जितना भी अपने डेमो के लिए चीजें चाहिए, ये चीजें देना हमने शुरू कर दिया। हालांकि अगर उनके डेमोन्स्ट्रेशन भी हम ही करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमने उनका डेमो किट यूज करना स्टार्ट कर दिया। और जो भी प्रोस्पेक्ट हमारे साथ जुड़ा है, जिसने मशीन लिया है, उन सबके पास हमने एक एक डेमो बैग दे दिया। ये स्ट्रेटेजी इसलिए काम कर पाई क्योंकि हमें मल्टीप्लायर माइंडसेट के साथ में लोगों के साथ काम करना पड़ता है। अगर हम लोगों को चीजें सिर्फ बताने पे तुले कि आप ऐसे बात करो, ये करो, वो करो, और अगर उनके हाथ में शस्त्र नहीं दिए हैं, हमने शस्त्र माना माना अपना डेमो किट, अगर वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोग आगे बढ़ने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तो मैंने एक चीज किया कि इंसान 1A भी हैं, तो भी हमने उनको डेमो किट दे दिया। और ये आइडिया मेरे हस्बैंड का था। राजीव जी हमेशा बोलते आए हैं कि डेमो किट पे हम लोग जो खर्चा कर रहे हैं ना, ये अपना एक इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि अगर हमने 1A के इंसान को भी डेमो किट देना स्टार्ट कर दिया, तो वो इंसान को एक चीज समझ में आती है कि भाई हम किसी ने एक एक नए काम के साथ जुड़े हैं, और उस काम से हमें ये किट मिला है, और इस किट को लेके हमें अपना काम आगे शुरू करना है। भले ही वो किट पड़ा रहे उनके सामने, हम उनको, अगर वो डेमो भी नहीं दे रहे, तो हम एक चीज उनको जरूर बोलते थे कि अगर आप डेमो भी नहीं दे रहे हो, तो भी आपको क्या कहते हैं, वो किट को निकालना है, उसके अंदर की चीजें निकालनी है, ठीक तरीके से रखनी है, ग्लास साफ करके रख दो। अपना ORP मीटर है, उसको रोज के रोज आप ये करो, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, याद करना। साठ। कैलिब्रेट। चार्ज, कैलिब्रेशन, हाँ कैलिब्रेशन कैलिब्रेट। करो। ये चीजें हमने उनको बोल दिया, ताकि वो एक फीलिंग जो है अंदर से जागृत होए कि हम भी ये चीज कर सकते हैं। कभी कभी टच के साथ में जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि मैंने अपना साइकोलॉजी के अंदर ये सीखा है कि अगर हम किसी चीज को टच भी करते हैं या उस चीज को महसूस करते हैं, तो उसको अंदर ढालने की ताकत जो है वो अंदर से आती है। तो मैं आप सबको ये एक चीज भी आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि अगर आपको चाहिए
कि आपके टीम में एक मल्टीप्लायर माइंडसेट आए और लोग खुद से डेमो देना सीख जाए, तो आप उनके हाथों में पहले पहले प्रोस्पेक्ट जो अपना सॉरी ब्रोशर अपना और डेमो किट ये देना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो जब देंगे ना, तभी वो लोग इन चीजों को हाथ में लेके इन चीजों के ऊपर का जो डर है ये निकल जाएगा। मैंने एक बार बैठकर ये सोचा कि किट देने के बाद क्या होगा फायदा। तो एक होता है कि हम जो डेमो में बोलते हैं, तो हम ओआरपी मीटर ऐसे पकड़ते हैं, हम किस तरीके से पकड़ते हैं उसको सामने वाले को कैसे दिखाना है, हम पीएच जब लिक्विड डालते हैं तो कितने बूंद डालने पड़ते हैं। यहाँ से अगर हम लोग अगर चीजों को समझ पाए, जो डेमो देने वाला है वो देखेगा ना उसके घर पर, तब उसको ये चीज समझ में आएगी कि डेमो दिया कैसे जाता है। हम कितना भी उसके सामने डेमो के प्रैक्टिकल दे देंगे, जब तक वो चीज को हाथ में नहीं लेता, खुद नहीं करता। जब हमने डेमो किट देना शुरू किया था, एक दो टीम मेंबर्स ने मुझे बोला कि मैंने घर पर डेमो दे दिया, मैंने घर पर करके देख लिया और अभी मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं 4 लोगों के सामने दे सकता हूँ डेमो। तो फायदा ये हुआ कि वो बैग देने की वजह से लोग खुद ट्राई करना, खुद को अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा करना, ये चीजें करने के लिए शुरुआत कर दी। और घर पर एक दो डेमो होने के बाद तीसरा डेमो एक दो तीन लोगों के सामने, फिर एक डेमो तो ऐसा हो गया कि पूरा एक संघर्ष समिति का पूरा बैठक था। वो लोग पानी के ऊपर ही काम कर रहे थे और सामने से न्योता आ गया कि हमें डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए आपका, हम लोग पानी के ऊपर ही काम कर रहे हैं। और उजनी डैम जो अपना इंदापुर के इलाके में आता है, वहां पर जो काम करने वाले लोग थे उनके सामने मेरे टीम के जो मधुमती जी हैं उनका फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन कम से कम 20 से 30 लोगों के सामने हुआ। और वो फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन था, उनके साथ सचिन जी भी थे और दोनों ने मिलके, और कहीं पे अपलाइन का कोई हिस्सा नहीं था, मैं और राजीव दी हम लोग दोनों पूना में थे। और मेरी डाउनलाइन में जाके लोगों ने ये मतलब जो डेमोन्स्ट्रेशन था ये सब कुछ दिया और इतने बड़े मॉब के सामने दिया। ये कमाल इसी वजह से हुआ कि उनके साथ में डेमो किट था। तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये हमसे रह जाती है। हम हमेशा दूर का सोचते हैं कि ये बोलना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन अगर हम प्राइमरी लेवल से कोर कंसेप्ट से अगर आगे बढ़ेंगे, तो सामने वाले के साथ में भी ये चीज घटेगी जो हमारे साथ घट रही है। और फिर सामने वाला उस चीज को महसूस करेगा और उसको लगेगा कि हाँ ये मैं भी कर सकता हूँ और ये मुझे भी करना है, और इससे अगर इतने अच्छे पैसे बन रहे हैं तो क्या मैं इस चीज को और अच्छे तरीके से सीखना पसंद करूंगा। ये खुद को क्वेश्चन जब अपने डाउनलाइन करना शुरू कर देंगे ना, तो डाउनलाइन के पीछे पड़ने की नौबत अपने पास नहीं आएगी। और मैंने यही चीज किया। डाउनलाइन के साथ में हमेशा एक वो टच रहा है कि आप करो ना, आप बोलो, आप कैसे बात करते हो वो मुझे बताओ। और मैंने छोटे छोटे पैराग्राफ्स उनको इनविटेशन के बनाकर लिख कर दिए थे, जिसमें अलग अलग टाइप के मतलब कन्वर्सेशंस थे। और हमने बोला कि इसको आप ये चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको जैसी बात करनी है वैसी करो। तो वहां पर एक उनको भी थोड़ा सा मौका मिल गया मोल्डिंग करने का खुद को। और फिर उन्होंने उनके खुद के थोड़े से डायलॉग तैयार कर लिए कि जो बोलने के साथ उनको खुद को भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और वो खुद के कॉन्फिडेंस के साथ में लोगों के साथ इनविटेशन दे दे पाते हैं। कहीं ना कहीं पर ऐसा भी हुआ कि इनविटेशन देने के बाद वहां पर फेल्यूर भी आया, डेमो अचानक कैंसिल भी हुए। वहां पर डाउनलाइन के लोगों का थोड़ा सा मूड इधर उधर होते हुए देखा। लेकिन कोई बात नहीं, वहां पर भी हमने लोगों को समझाया कि देखिए ये चीज ही इतना अच्छा है, परफेक्ट है, कि अगर अभी के लिए कोई ना भी बोल रहा है तो उसके साथ आपको रूठना नहीं है, क्योंकि सामने वाले का भी कोई ना कोई काम आया होगा, इस वजह से ये हुआ है। आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है ऐसा मत सोचिए, क्योंकि अगर इंसान सेल्फ डाउट में चला जाता है तो वो पूरा मतलब जितना भी मोटिवेशन था, जितना भी कॉन्फिडेंस था, वो पूरा एकदम साफ हो जाता है। तो सेल्फ डाउट में मैंने कभी भी मेरे टीम मेंबर्स को जाने नहीं दिया। अगर डेमो में भी कुछ ऊंच नीच हो गया है, गलत बोल दिया है, तो बाहर आने के बाद में उनको क्लियर किया कि ये चीज आपने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके बताना है। तो कहीं पर भी डाउनलाइन का कॉन्फिडेंस कम नहीं होने दिया, इस पर बहुत अच्छे से ध्यान रखा। स्पेशली मैं नीलिमा दीदी को कहना चाहूंगी कि दीदी आप कोई टेंशन मत लो, हर एक टीम मेंबर को डाउनलाइन के अपना डेमो किट दे दो। डेमो किट के लिए आपको एक 2,000 तक का खर्चा आएगा, लेकिन जब डेमो किट आप उनके हाथ में दे देंगे ना,
तो उनको एक चीज जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये डेमो किट जो है वो कहीं रॉकेट साइंस नहीं है, और ये मैं भी कर सकती हूँ। तो ये सबको सिखाना बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं पॉज लेती हूँ, और आप में से कोई एक दो लोग अनम्यूट करके, मैं पहले ही बोलती हूँ, मिलिंद सर बात नहीं करेंगे, सोनी सर बात नहीं करेंगे, दादा बात नहीं करेंगे। ये लोग छोड़ के जयश्री दीदी भी बात नहीं करेंगे, तिरोली दीदी, ये सब लोग छोड़ के बिल्कुल कोई और क्योंकि नए लोग है ना, सतवन भैया भी बात नहीं करेंगे। देव सर भी बात नहीं करेंगे। जो जो लोग मेरे साथ में पहले से जुड़े हुए वो लोग नहीं बात करेंगे। जो नए लोग हैं वो लोग थोड़ा सा 2 मिनट के लिए अनम्यूट कीजिए। 1 मिनट का समय है आपके पास। बात कर सकते हैं कि क्या आपको इस मीटिंग से हेल्प लगी है 3A की जर्नी का मेरा सुन के। और हम 8:51 को मेरा दूसरा सेशन स्टार्ट करेंगे। यस। दीपाली शिनकर दीदी, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। है क्या आप मीटिंग में, मतलब आप बात करने के हालातों में है क्या? जी। यस, प्लीज बोलिए दीदी। हाँ आप बहुत म्यूट पे हो। हाँ। हाँ, बहुत अच्छा लगा सुन के। हमें भी इंस्पिरेशन मिल रहा है। ओके। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मराठीत आ, पण बोला बरं का, आम्हाला समजेल असं. तुम्ही जास्त वाक्य जर मराठीतून सांगू शकत असाल तर तसं पद्धतीने तुम्ही सांगा की तुम्हाला कसं वाटलं. मी सगळ्यांना हिंदीमध्ये ट्रान्सलेट करून सांगेल, पण एक 3-4 वाक्यांमध्ये मला तुमचं फीडबॅक द्या असं. वंदना पाटिल मैम का हैंड रेस है. जी जी, बात करो. यस. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, बोलो. हाँ, आज का सेशन सही में बहुत ही अच्छा लगा। और हमारे बारे में जो हो रहा था पांडव में, तो हम मिले थे, फिर उसके बाद में वर्क मानो स्टार्ट ही नहीं था हमारा। लेकिन कल के दिन सर जी भी मिल के गए, और आज उसके ऊपर आपकी तरफ से अच्छा पॉलिशिंग हो गया। तो डेफिनेटली आपकी तरह दौड़ना है आगे अभी। और मेरी कॉलेज को भी छुट्टियां लगने वाली है, तो कई महीने में आपके जैसे ही दौड़ेंगे। और बहुत ही अच्छा सेशन हुआ, जरूर. मुझे तो बहुत ही बेनिफिट होगा इसका। और थैंक यू. थैंक कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बढ़ गया है मेरा। थैंक यू मैम। यू. थैंक यू. यस. थैंक यू वंदना दीदी, मुझे पता है आप शायद एमएससी है ना, एमएससी, उसके आगे म्यूट पे हो आप. एमए बीएड हूँ, जूनियर कॉलेज में लेक्चरर हूँ मैं। यस यस यस. तो इतने बड़े पोस्ट का अगर इंसान मुझे मतलब फीडबैक आप दे रहे हो तो सच में शायद मैंने कुछ अच्छा कर दिया. यस, बहुत अ, अच्छा किया। और यस, और एक कोई गुड मॉर्निंग एवरीवन. राधिका दीदी को सुनने के लिए मैं बहुत मतलब उत्साहित थी. मुझे जानना था कि आपकी जर्नी इतनी अच्छी कैसे हुई और कितनी फास्ट कैसे हुई. मैंने बात भी की थी आपसे कि मुझे सुनना है. फ्लायर देखा कि आपका 3A स्टार्ट हो गया है, तो मुझे जानना था क्योंकि हम मिले हैं, एक मीटिंग में हम दोनों मिले हैं, और मुझे पता था कि इनमें बहुत अच्छा स्पार्क है और ये बहुत अच्छा काम करेंगे. और आज आपने जो बताया है, आपकी जर्नी जिस तरह से एक्सप्लेन की है, वो ऑसम. ऐसा लगता है कि कोई बहुत मतलब जैसे मिलिंद सर वगैरह बात करते हैं उसी लेवल से आपने ये मीटिंग कंडक्ट की है. तो हेड्स ऑफ. और बहुत अच्छा हुआ है. और मैंने पहले ही बताया है, जितना फास्ट आपका 3A जर्नी स्टार्ट हुआ है उतना ही फास्ट 6A जर्नी स्टार्ट होने वाला है. तो ऑल द बेस्ट. अरे यार, और आपके जो थैंक यू. टिप्स आपने हमें दिए हैं, तो वो भी बहुत मतलब अच्छे हैं कि इन सारी बातों से बहुत जल्द सारे लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं. सो थैंक यू. जरूर. बैक टू द होस्ट. थैंक यू. थैंक यू. कैंगन वाटर, कोई है जो बात करना चाहते हैं? अपनी बात 1 मिनट के अंदर आपको रखनी है. सॉरी, मैं थोड़ा सा टाइम पर हूँ क्योंकि मेरा अगला जो सेशन है वो मुझे आप सबको बताना है जल्दी से. यस मैम, बोलिए. ओके, क्या बात है राधिका जी। मैं तो थैंक यू. मीटिंग सुनते सुनते ऐसे मतलब पता नहीं कहाँ खो गई थी, और मैं कंटिन्यू आपके मंत्रमुग्ध हो लिप्स गए देख थे. रही थी, पट 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 पट। बहुत ही बढ़िया आपका सेशन रहा। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इतनी बारीकी से
अभी तक शायद ही किसी व्यक्ति ने सीनियर को सुना हो और सारी चीजों को फॉलो करी हो, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं चाहती थी कि ऐसी हमारी टीम में लेडी लीडर आए, जो ज्योति भाभी जो है, और हम लोग सब साथ में 4 सालों से हैं, तो मैं सोच रही थी कि ऐसी कोई लेडी लीडर आए। तो आज मेरी खोज कहीं ना कहीं लग रहा है कि पूरी हो गई है। वैसे मैं आपका नाम तो काफी दिनों से सुन रही थी, लेकिन बहुत ही अल्टीमेट सेशन रहा। और जो फर्स्ट शुरुआत से जो कदम उठाना चाहिए एक लीडर ने, हम चाहेंगे कि आगे भी ऐसी लेडी लीडर्स निकलते रहें और ऐसे ही सेशन चलता रहे और एक महिलाओं की टीम अच्छी बड़ी भारी बने, और जरूर हम सब लोग एक एक कदम उठाकर और सारी महिलाओं को आगे लाए। और हम एक संडे स्पेशल में दादा से बात करूंगी कि संडे स्पेशल एक महिलाओं का सेशन रहे, और इस पे करेंगे अपन। और अच्छा, जरूर। बहुत बढ़िया रहा सेशन, बहुत बढ़िया, अल्टीमेट मैम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। यस, होस्ट, एक मिनट, हाँ मैं कौन होस्ट है देख रही हूँ। अरे मैं ही हूँ, अच्छा है, ठीक है। आप ही होस्ट हो? दादा थैंक यू। यस यस, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अभी का जो सेशन है थोड़ा सा हेवी लगेगा सबको, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर किसी को कोई समझ ना आए चीज तो आप मुझे बता दीजिए, तो मैं आपको फोन पर भी ये चीजें समझा सकूंगी। ओके, एक मिनट में स्क्रीन शेयर। स्क्रीन दिख रही है मेरी अभी सबको? यस आगे मैडम, दिख रही है। बिल्कुल। हाँ, मेरे पास मोबाइल है, टैब वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मैंने मोबाइल से स्क्रीन शेयर किया है। मेरी आवाज भी क्लियर ना आए तो कोई शायद निखिल दादा या फिर कोई और अनम्यूट करके बता दीजिए। अभी के लिए सेशन में कोई अनम्यूट ना करे, डिस्टरबेंस ना करे। अपन ये 9:30 को सेशन करेक्ट समाप्त करेंगे। अभी यहाँ पर मैं जो स्क्रीन आपके सामने रख रही हूँ, ये सेशन हमारा प्रोक्रास्टिंग ये सब्जेक्ट है। हाउ टू फील मोटिवेटेड या टेक्निक्स जो रहती है मोटिवेशन फील करने की। तो अरे, तो ये टेक्निक्स हम लोग सीखेंगे यहाँ आज। अ, ये सेशन जो है मैंने मेरे खुद के मतलब पिछला जो मेरा काम था उसके लिए, लोगों के लिए बनाया था। तो ये सेशन में हम लोग ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन उसके बारे में बात करेंगे, और आइडियाज जो भी है हमको हम जहां पर भी रुके हुए हैं, जिस चीज के लिए हमें रुकावट हो रही है उसको हम लोग, कोई भी। यस, तो ये थोड़ा सा इंग्लिश में है, मैं आपको ट्रांसलेट कर करके बता रही हूँ कि प्रोक्रास्टिनेशन जो है इस ये एक्चुअल में होता क्या है। तो ये एक मतलब प्रोक्रास्टिनेशन कैन बेस्ट बी डिफाइंड as delaying or postponing required desired task by choosing other less important activities। मतलब हम क्या करते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन एक वृत्ति है इंसान की, जिसमें हम अपने जो एक्चुअल में जो टास्क होने चाहिए, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको अपने डिजायर्ड टास्क जो होते हैं, जो अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है कि जो एकदम सादी सादी चीजें हैं उसके साथ हम जोड़ लेते हैं खुद को, और जो इम्पोर्टेंट टास्क था उसको पोस्टपोन करते रहते हैं, और अपना इम्पोर्टेंट काम हम बाजू को रख के दूसरी चीजें सब कुछ करने लगते हैं। इसको कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। सिंपल भाषा में, प्रोक्रास्टिनेशन इज अ कॉमन पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर and almost always have negative effect on the productivity and well-being. Students are particularly सब्सक्रिप्टेबल। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन ये चीज है, ये एक ह्यूमन बिहेवियर है जिसमें बहुत सारे लोग जो है नेगेटिव इफेक्ट देखते हैं अपने प्रोडक्टिविटी के ऊपर। प्रोडक्टिविटी मतलब अपनी जो भी काम करने का एक थोड़ा सा अंदाज होता है, उसके अंदर हमारा इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है, और ये प्रोक्रास्टिनेशन वहां पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव दिखता है। और इसको अगर हमने नहीं पहचाना तो हमें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अभी प्रोक्रास्टिनेशन के बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस हो जाते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन के सोर्सेस के अंदर हम लोग अभी नहीं जाएंगे,
प्रोक्रेस्टिनेशन ऊपर ऊपर मोटे मोटे तौर पर हम अगर समझना चाहेंगे तो यहाँ पर ये चीज कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी चीज को करने के लिए सोच रहे हैं, सोचिए अपने बिजनेस रिलेटेड ही अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर बिजनेस को हम आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, लोगों को, नए लोगों को लाने का सोच रहे हैं, और ये सोच को अगर हमें कंप्लीट करना है तो वो एक टास्क बन जाता है हमारे लिए, जो हमें आज के ऊपर ध्यान देने के लिए सोचना पड़ेगा। अगर हम आज के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो ये आने वाले फ्यूचर में अच्छा बड़ा बिजनेस करने का हम मतलब सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेशन एक कंसेप्ट है जो अपने को पहचानने आना चाहिए। अगर कोई भी बड़ा काम, ये चाहे बिजनेस हो, ये चाहे आपके घर के अंदर कोई काम अपने को करना है, या फिर डेली लाइफ में भी हमें कोई इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करने हैं, इन सबको पकड़ के ये सेशन है जहां पर हम ये सोच सकते हैं कि ये प्रोक्रास्टिनेशन हमें बाजू को रखना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, इसको पहचानना पड़ेगा। अब ये प्रोक्रास्टिनेशन है, ये काम टालने की आदत, मराठी सॉरी हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं, या फिर मराठी में अगर हमें जानना है प्रोक्रास्टिनेशन क्या है साधी भाषा में, तर टाळाटाळ करण्याची सवय। या गोष्टीला आपण जर ओळखलं तर नक्कीच आपण चांगल्या कामाला क्या म्हणतो उच्चतम काम के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी अनहेल्पफुल रूल्स एंड अजम्पशंस लिंक टू द प्रोक्रास्टिनेशन, ये जो चीजें हैं अनहेल्पफुल है, ऐसे रूल्स हैं जैसे कि नीडिंग टू बी इन चार्ज, प्लीजर सीकिंग, ये क्या है, एक तरीके से हमें ये प्रोक्रास्टिनेशन के रूल हमने अपने आप को बनाकर रखे हैं कि हम टालाटाल क्यों करते हैं एक आधे काम को करने की। एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आज किसी बड़े इंसान को हमें डेमोन्स्ट्रेशन देना है और वहां पर हमें जाना है, लेकिन हमने पीछे बैक ऑफ द माइंड ऐसी चीजों को ढाल के रखा है कि मुझे क्या करना है, थोड़ा खुद को चार्ज करना है, अभी तो मुझे ये डेमो आज का पोस्टपोन कर देना चाहिए, आज तो मुझे थोड़ा चार्ज होना है, आज मैं ये इनको इनविटेशन देने के लिए फोन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास उतना फीलिंग पॉजिटिविटी नहीं है, तो मुझे वो थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, अभी मुझे मेरे अंदर थोड़ा लो कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, या फिर मुझे डर है, अनसर्टिनिटी है कि थोड़ा सा हिचकिचाहट है, या तो फिर मुझे एक थोड़ा सा फियर है कि मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगी ना। तो ये चीजें जो हैं, ये थोड़ा सा फेल, खुद को ये चीजों को टालने के लिए हम ये करते हैं कि एक बहाना हमें ढूंढना होता है, और वो बहाना इस तरीके से होता है कि मुझे थोड़ा चार्ज होना है, मुझे थोड़ा प्लीजर चाहिए, मुझे थोड़ा डर है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, या तो फिर मुझे अनसर्टिनिटी है, या फिर मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं लग रहा है, डिप्लीट हो रही है मेरी एनर्जी, इस तरीके से थोड़ा सा चीज होती है। और हम क्या करते हैं, जो भी हमारा इम्पोर्टेंट काम है उसको टालते हैं। इसको एक हम उदाहरण के तौर पर अगर समझने की कोशिश करें, तो जहां पर हम सोचिए कि कई बार हम लोग बच्चों को देखते हैं, स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को, कि सबमिशन की डेट उनको पता होती है, लेकिन सबमिशन का डेट जब तक नहीं आता है तब तक असाइनमेंट नहीं लिखना। रोज हम उठते हैं सुबह, अरे सबमिशन तो 2 दिन के बाद है, और सुबह हम लोग सोचते हैं कि चलो आज मैं थोड़ा सा म्यूजिक सुन लेती हूँ, फिर थोड़ा म्यूजिक सुनने के बाद ऐसा चलो वॉक पे निकल चलते हैं, वॉक से आकर तो करना ही है, फिर वॉक पर चले जाएंगे, वॉक से आने के बाद में फिर थोड़ा सा थकान लग रही है, अब थोड़ा बाथ ले लूं तो थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगी, और फिर थोड़ा सा एनर्जी फील करूंगी, फिर करने के लिए बैठूंगी। ऐसे अलग 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 चीजें हम लोग ढूंढते हैं, और उन चीजों को ढूंढते हुए हम लोग खुद का जो काम है, वो सबमिशन करने का, वो राइट अप करने का काम हम आगे 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 पोस्टपोन पोस्टपोन करते करते लास्ट डेट ऑफ सबमिशन आ जाता है, और उस टाइम पे बच्चे रात रात भर वो वन नाइट स्टैंड, ये वो फलाना ढिमका बहुत सारी चीजें बोलते हैं, और उसके बाद वो असाइनमेंट पूरी होती है, और फिर जाके सबको बोलते हैं कि यार मैंने तो पूरे साल का काम एक रात में कंप्लीट कर दिया, ये किया, और उससे खुद को मोटिवेटेड फील करने का सोचते हैं। लेकिन भाई ये सब कुछ कचरा है, इसके अंदर कुछ भी मोटिवेशन नहीं है, ना कुछ काम आगे अच्छा करने की कोई सोच है, वो एक थोड़ा भाग दौड़ कर टारगेट कंप्लीट करने का, वो एक मतलब कुछ तो एक छोटा तोडका मोडका असं एक हे आहे की जिकडे आपल्याला फक्त त्या डेटला टॅकल करायचं होतं, बस जेमतेम लेवलचं काम आपण ते करतो, आणि आपण स्वतःला समजतो की मी ऑन टाइम टास्क पूर्ण केला,
तर असं अजिबात नसतं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, हम टाइम पर नहीं रहते हैं। अभी यहाँ पर हमें प्रोक्रास्टिनेशन को टैकल करना क्यों जरूरी है, व्हाई, ये व्हाई अगर हम क्लियर कर लेंगे ना, तो आप सबको भी ये समझ में आ जाएगा कि ये प्रोक्रास्टिनेशन कहीं ना कहीं हम सबके अंदर भी है। अगर उसको हम लोगों ने जड़ से उखाड़ फेंका तो मोटिवेशन बहुत बड़े पैमाने पर हमें मिलेगा। आप इस स्लाइड के पहले 1-2 मिनट के लिए ये सोचो कि कितनी बार ऐसे होता है कि हम यूट्यूब के किसी वीडियो में चले जाते हैं, यहाँ पर हमें मोटिवेशन मिलेगा ये सोचकर, और वहां पर हम जो भी मोटिवेशनल बातें सुनते हैं, हमें लगता है कि ये वीडियो सुनने के बाद हम पूरा एकदम रॉकेट के जैसे उड़ेंगे और हमारे काम बहुत अच्छे हो जाएंगे, और ये बिल्कुल नहीं होता है। और कहीं ना कहीं वो 2 घंटे का वीडियो देखने के बाद हमें जो मोटिवेशन मिलता है वो 1-2 दिन के लिए भी टिकता नहीं है। तो और वहां पर सोशल मीडिया वेबसाइट्स ऐसी बनाई गई है कि एक से एक अगर आप स्क्रॉल डाउन करते जाओ तो सेम वीडियोस जो होते हैं वो सामने आते रहते हैं, और वो वीडियोस देखने का मन करता है और हम घंटों बिता देते हैं वो सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर चीज के अंदर ये चीज समाई हुई है, और कहीं ना कहीं हमारा टाइम ये चीजों में बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। और हम सोचते रहते हैं कि हम मोटिवेशनल चीज देख रहे हैं, हम बहुत काम की चीज देख रहे हैं, लेकिन मोटिवेशन इन चीजों से जो मिलता है, अभी तक जो रिसर्च का हुआ है इस चीजों के ऊपर, तो सोशल मीडिया वेबसाइट, बड़े बड़े सेशंस, बड़े बड़े कहते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर, इनको सुन के आने वाला मोटिवेशन जो रहता है वो सिर्फ 1 से 2% लोगों में आता है। तो 1 से 2% ही वो काम करता है, और उसके लिए जितना टाइम हमने कंज्यूम किया था वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम टाइम होता है। तो हमें सोचना है कि हम किस चीज में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मोटिवेशन अगर आपको खुद को चाहिए, तो ये मोटिवेशन कहीं अलग दुनिया से नहीं आएगा, किसी और ग्रह से नहीं आने वाला है। ये प्रोक्रास्टिनेशन, अगर आप ये टेक्निक को सीख जाएं और खुद को अगर इस टाइम मैनेजमेंट के कंसेप्ट को अगर आप समझ जाएं, प्रोक्रास्टिनेशन ये एक टाइम मैनेजमेंट का, अगर आप कोई पढ़ेंगे बुक्स वगैरह तो इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट प्रोक्रास्टिनेशन का भी होता है। टाइम मैनेजमेंट आप जब करना स्टार्ट कर देंगे तो ऑन टाइम टास्क पूरे करना, और जब आपके ऑन टाइम टास्क सच में पूरे हो जाएंगे और बिना भागा दौड़ी करे वो पूरे हो जाएंगे, और उस टास्क के कंप्लीशन के बाद जो आपको समाधान मिलेगा वो आपको सबसे बड़ा मोटिवेशन देगा। ओके, तो यहाँ से आगे कभी भी हम फीलिंग मोटिवेशन ये चीज के पीछे अगर भागेंगे, तो वो फीलिंग आने के लिए हम जो जो चीजें कर रहे हैं उसको पहले सटीकता से समझिए, और उसके बाद खुद को मोटिवेटेड कीजिए और अपना बिजनेस आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिए, तो जरूर हमें फायदा मिलेगा। 2 लोग वेटिंग रूम में हैं, मैं उन लोगों को अंदर ले लेती हूँ। यस, तो यहाँ पर लास्ट मिनट प्रेशर हमें क्यों समझना है प्रोक्रास्टिनेशन को, कि लास्ट मिनट जो प्रेशर हमको फील होता है वो ना होए। सबको डर लगती है ना लास्ट मिनट में टास्क पूरा करने के लिए। हमारे 3 महीने खत्म हो चुके हैं और हमें कोई भी प्रोस्पेक्ट नहीं मिला, अब हमें कोई मिलेगा तो हमारे 2,500 रुपए कट हो जाएंगे। ये लास्ट मिनट वाला प्रेशर है, इतना मेहनत करने के बाद भी पैसे कट के आएंगे, ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रेशर को अगर आपको नहीं झेलना, तो पहले से ही काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर डेली डिलेइंग लीड टू क्रॉनिक वरीज, जो डेली चीजों का वरी रहता है कि एक भी डेमो नहीं लग रहा है यार, क्या करे, कैसे डेमो अरेंज किया जाए, और भागा दौड़ी सब जगह पर भागा दौड़ी चल रही है, और इन्विटेशन देने पर तुले, लेकिन प्रॉपर जो चीज करनी चाहिए उस पर ध्यान नहीं है। knowing that a task still needs to be done makes it harder to enjoy the present। आपको पता है कि ये टास्क करेंगे, ये काम पूरा करेंगे, तभी हमारी जरूरत है जो पूरी होने वाली है, और इसको हम अभी प्रेजेंट में एंजॉय कर पाएंगे। ये सब कुछ पता है, और इसको करने के लिए प्रोक्रास्टिनेशन को हमें समझना पड़ेगा। अब दूसरा है knowing that you are letting yourself can can and probably will impair the self esteem। हम सेल्फ esteem को भी इम्पेयर करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन खुद को लेटिंग योर सेल्फ डाउन अगेन एंड अगेन, हम लोग खुद को क्या कर रहे हैं, अपने आप को ही डाउन कर रहे हैं, और हम जानने की कोशिश भी कर रहे हैं ये क्या है, लेकिन वो पता भी नहीं कर रहे हैं कि एक्चुअल में क्या है।
और इस वजह से हम चीजों को टालने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल हमें किस चीज की जरूरत है, उस जरूरत को हमने पहचाना नहीं है और सेल्फ स्टीम को इम्पेयर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इस वजह से हमें प्रोक्रास्टिनेशन को जानना जरूरी है। यहाँ पर और दो चीजें हैं। पुटिंग थिंग्स ऑफ टू द लास्ट मिनट ऑलमोस्ट ऑलवेज रिड्यूस योर एबिलिटी टू परफॉर्म एट योर बेस्ट। अभी अगर आज मैंने ये सेशन लिया है तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड 2-3 दिनों से मैंने इसका बहुत ज्यादा मनन किया है, चिंतन किया है, मुझे किस चीज पे क्या बात करनी है, कितना मिनट लेना है, ये सब कुछ तय रखा था। इसलिए आज का सेशन आप सबको अच्छा लग रहा है, राइट? तो ये अगर मैं नहीं करती तो लास्ट मिनट में अगर मैं हार्ड एंड फास्ट होके मैंने सब कुछ चीजें अगर की होती तो मेरा ये सेशन जो है एकदम परफॉर्मेंस लेवल जो है थोड़ा कहीं ना कहीं वीक हो जाता था, रिड्यूस होता था। हालांकि मुझ में वो कैपेसिटी है प्रोसेस करने की, लेकिन मैंने उस चीज को टालाटाल किया और समय पर उसका मैंने काम ना किया होता तो मेरा जो प्रोडक्टिविटी था, मैं जो काम करने की मेरी जो एबिलिटी थी, वो कहीं ना कहीं आज के सेशन में कम हो जाती थी और मेरे पास चीजें होते हुए भी मैं लोगों को नहीं बता पाती थी। तो ये मैंने एक उदाहरण दिया कि आपको अगर पहले से अगर आपने टालाटाल नहीं किया तो आपको जो एबिलिटी है आपको एनहांस करके सामने वाले को दिखा सकते हैं। डेमो के लिए जाना है तो प्री डेमोन्स्ट्रेशन जो वर्क होता है वो पहले ही करके जाओ ताकि वहां जाके गड़बड़ ना हो जाए। प्रोक्रास्टिनेटर often never perform the required or desired task. They wait until it is too late. प्रोक्रास्टिनेटर जो भी होता है, टालाटाल करने वाला जो भी इंसान होता है, वो कभी भी अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड जो टास्क होते हैं, डिजायर्ड महत्वाकांक्षीय टास्क होते हैं, वो पूरे करता नहीं है और वो हमेशा लास्ट मिनट तक का वेट करता है वो टास्क पूरा करने के लिए और अंत में जाके वो भागा दौड़ी करके वो टास्क पूरा करता है और वो पचका हो जाता है उसका कुल मिला के सब कुछ। इस तरीके से है। प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। आई नो ये थोड़ा सा सेशन थोड़ा हार्ड जा रहा होगा, लेकिन ये चीजों के ऊपर अगर हमने अभी से बात करना स्टार्ट कर दिया तो हमारी डाउनलाइन, हमारे सारे जो टीम मेंबर्स है, उन सबको ये चीज समझ के आएगी। तो टालाटाल करने वाला जो भी सिस्टम, मान लीजिए वो समय की है, मान लीजिए वो डेमो की है, मान लीजिए वो इनविटेशन देने की है, मान लीजिए वो पीडीसी सेशन रखने की है, या फिर आप जब किसी प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे हो और वो चीजों को अगर टाल रहा है तो उसको भी आप ये चीज समझा सकते हैं अगर ये आपने समझ लिया तो। और तब जाके सामने वाले के भी दिमाग में ये चीज घुस जाएगी कि भाई प्रोक्रास्टिनेशन मेरे अंदर भी है और मैं भी एक चीज कर रहा हूँ, सामने वाला भी कर रहा है, उसको भी समझाना है, खुद को भी समझना है। तब जाके कहीं ना कहीं हाथ से हाथ मिला के कदम आगे बढ़ने वाले हैं और ये हमारा जो काम है वो आगे बढ़ेगा। मैं अब ये सेशन को ज्यादातर कैंगन बिजनेस के रिलेटेड पुश कर रही हूँ क्योंकि अपनी बिजनेस मीटिंग है, लेकिन ये प्रोक्रास्टिनेशन आप डेली लाइफ में भी आपके टैकल कर सकते हो, बच्चों को भी सिखा सकते हो, बहुत काम की चीज है। प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। व्हाट डू आई नीड टू डू, मतलब मुझे क्या करना है और मुझे जरूरी चीज क्या है इसको देखना जरूरी है। हमें क्या करना होगा, स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी ये प्रोक्रास्टिनेशन को टैकल करने के लिए। सबसे पहली चीज आप घर पर क्या कर सकते हैं, चाहिए तो लिख लो। हम टू डू लिस्ट बनाना शुरू करें। अभी मैं जॉब पे नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक शुरू से आदत रही है कि मैं खुद की टू डू लिस्ट लिखती हूँ। मैंने गूगल कीप नाम का एक एप्लीकेशन खुद के लिए बनाकर रखा है। गूगल कीप नोट ऐसा नाम है उस एप्लीकेशन का। अगर उसको आप यूज करते हैं तो उसमें टू डू लिस्ट नाम का एक सेक्शन आता है जहां पर आप अपना टास्क लिख सकते हो कि मुझे ये टास्क करने हैं, ये मेरे गोल्स है, ये गोल पूरा करने के लिए मुझे ये टास्क पूरा करना है। प्रायोरिटाइज द लिस्ट ऑफ टास्क, हमें प्रायोरिटीज करनी पड़ेगी। अलग 10 तरीके के टास्क सबके पास हो जाते हैं। 10 चीजों में से 5 चीजें थोड़ा सा कम जरूरी होगी, 5 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होगी और 5 दूसरी कुछ चीजें होगी जो इम्पोर्टेंट है, जरूरी है और अभी ना करे तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे प्रायोरिटाइज करके हमें उन टास्क को डिवाइड करना है और खुद को उस टास्क लिस्ट के अनुसार अपने को मोल्ड करना है खुद को।
grade each task that break the task into all the small steps that are involved in the achieving it. अभी कोई टास्क है, मान लीजिए एक कोई इंसान है जिसको डेमो हमने दिया और वो अपने पकड़ में नहीं आ रहा है, डेमो हो चुका है, पीडीसी सेशन लेना है, हमने बहुत बार उससे बात किया, हो ही नहीं रहा है। तो जो भी निखिल दादा, सोनी सर, इन लोगों ने बताया, ये चीजें ध्यान में रखते हुए हमें उस इंसान तक पहुंचने के लिए जो जो छोटी 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 चीजें करनी है उनको सोचना है और उस स्मॉल स्टेप्स को उठाना है ताकि जाकर सामने की डील क्रैक हुए। ओके, तो ये कर सकते हैं। अगर आपको बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट करना है, जैसे कि मेरा खुद का ड्रीम है कि मुझे अभी ज्यादा से ज्यादा विद इन 4 महीने मुझे 6 से टैकल करना है, ये मैंने मेरे खुद का गोल सेट कर लिया। अब देखिए, मैं आपको मेरा गोल बता रही हूँ। मैंने क्या किया है, पहले मेरा गोल सेट किया है और उस गोल को मैंने छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लिया है। अब मैं ये छोटे छोटे स्टेप्स कैसे बांटूंगी कि मुझे पहले मेरा 3A पूरा करना है, उसके लिए मुझे इतना समय चाहिए। अब 3A बनने के लिए मुझे 1 मशीन की जरूरत है, 2 मशीन की जरूरत है, तो मैं जाके बार बार अपने डाउनलाइन के साथ में ये चीज दोहराऊंगी कि मुझे ये करना है। आप में से आप लोग भी मुझे ये करो, उनको भी मोटिवेटेड फील कराना है। और तब जाके कहीं ना कहीं मेरे डाउनलाइन में से जब चीजें घटेंगी तब मेरा आगे का स्टेप फॉरवर्ड होगा। तो मैंने क्या किया, मेरे टास्क को छोटे छोटे चीजों में डिवाइड किया और उसके बाद 6A का टेंशन लेके बैठ जाएंगे तो कभी 6A नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर 6A के बजाय अगर 2-3 मशीन लेने का टेंशन अगर लेंगे कि भाई मुझे 3 मशीन किया तो मैं 3A हो जाऊंगी और 10 मशीन किया तो मैं 4A हो जाऊंगी, अगर ये छोटी 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 चीजों को जोड़ेंगे तब जाके 6A बनेगा। जैसे कि दादा कहते हैं, निखिल दादा, आज पे ध्यान दो। आज पे ध्यान देना मतलब आज का प्रोक्रास्टिनेशन अपने दिमाग से हटाना है, डाउनलाइन के दिमाग से भी हटाना है, ऑन टाइम टास्क पूरे करने हैं और परफॉर्मेंस अच्छा देने के लिए प्री वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको टालना नहीं है। बेसिकल कुल मिला के यही चीज है, बाकी कुछ नया नहीं है। accurately estimate how much time each step of task or goal will take। एक्यूरेट एस्टिमेशन हमें निकालना पड़ेगा, हमारा ये टास्क पूरा करने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी है, उसको कितना समय जाएगा। ये हम अगर थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड रखेंगे तो हम अपने गोल को अचीव टाइम पर कर पाएंगे, या तो फिर ये थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा और उसका नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर हमें भुगतना पड़ेगा। हम आगे के स्टेप्स में देखेंगे। व्हेन कैन आई डू इट, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज मैं आपको दे रही हूँ प्रोक्रास्टिनेशन को अपने लाइफ से जड़ से उखाड़ने के लिए। पहला था टू डू लिस्ट बनाना, उस लिस्ट को छोटे गोल्स में डिवाइड करना, इंपॉर्टेंट चीजें और जरूरी चीजें और थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट चीजें, ऐसा टास्क को आपको डिवाइड करना। उसके बाद टास्क पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचना और उसको स्मॉलर स्टेप्स में डिवाइड करना, और जो भी स्टेप आप उठाने वाले उसको समय कितना जाने वाला है ये सोच के अपने कदम उठाना। ये चीजें प्रैक्टिकली आपको वर्क करेगी। दूसरा क्या करना है आपको, यूज अ टाइम टेबल टू स्ट्रक्चर योर वीक। मुझे अगर आपने पूछा कि आने वाले वीक का या फिर आने वाले महीने का ढांचा आप मुझे बताओ, तो वो मेरे हाथ में है। हालांकि मैं अभी हाउसवाइफ की तरह काम कर रही हूँ, मेरा कोई जॉब नहीं है, मैं बिजनेस कर रही हूँ और उसके अंदर आप देखते हो कि लोग अचानक मिलते हैं, अचानक डेमो प्लान हो जाता है, अचानक ये वो हो जाता है। लेकिन फिर भी मेरा टू डू लिस्ट जो है वो रेडी है। मेरे प्राइमरी टास्क क्या है, मेरे सेकेंडरी टास्क क्या है, मेरे थर्ड टर्शरी टास्क क्या है, ये सारी चीजें मैंने लिख के रखी हुई है। डेली लाइफ में मुझे ये चीजें करनी है, इसके लिए इतना समय जाता है। अचानक आने वाला अगर काम कोई करना है मुझे तो उसके लिए मैं टाइम कहाँ से निकाल सकती हूँ, ये सब कुछ चीजें मेरे पास ऑलरेडी हैं। इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं आता है जब मुझे अचानक से कोई काम आ जाए। लेकिन अगर आप ये करना शुरू करेंगे तो एकदम अचानक से ये नहीं होगा, आपको थोड़ा समय लेके खुद को अंदर ढालना पड़ेगा। इसके टाइम टेबल के अनुसार आप अगर जाएंगे तो आपके बच्चे भी इसी टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू कर देंगे और प्रैक्टिकली घर में प्रोक्रास्टिनेशन बाहर जाना शुरू हो जाएगा। राइट आउट द शेड्यूल और यूज ऑर्गेनाइजेशनल एड्स। अभी ये जो है थोड़ा सा और हेवी है, तो इस 2 पॉइंट्स को मैं हटाती हूँ। आइडियली पोस्टपोनिंग शेड्यूल ये बंद करना है हमें। हम जब शेड्यूल अपना पोस्टपोन करते हैं तो हमेशा हम अपने ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करने का एक स्टेप फॉरवर्ड कर देंगे। तो कभी भी ऑन टाइम रहें, ऑन टास्क रहें,
प्रोक्रास्टिनेशन की ये सबसे बड़ी गलती होती है कि हम टास्क को पोस्टपोन करते रहते हैं। प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज, हाउ कैन आई डू इट? प्रैक्टिकली हमें कैसे कर सकते हैं इसको? वर्स्ट चीज जो होती है, जो बहुत डर है अपने को करने का, उसको पहले खत्म करो ताकि हम ऑन टाइम काम कर सकते हैं। जस्ट 5 मिनट में होने वाली जो चीजें हैं, सेट लिमिट, टाइम लिमिट करना शुरू कर दीजिए। प्राइम टाइम क्या होता है वो जानिए। प्राइम प्लेस कौन सी होगी वो जानने की कोशिश कीजिए कोई भी काम करने के लिए। रिमेम्बर देन, क्या करना है आपको वो हमेशा रिमेम्बर रखिए। अभी मैं सेशन ले रही हूँ लेकिन 9:22 हुआ है, टाइम के साथ में भी मैं चल रही हूँ और मुझे समय देखकर काम खत्म करना है, इसके ऊपर मेरा कहीं ना कहीं ध्यान है। तो ये चीज अगर हम करेंगे, खुद को रिमेम्बर करना सीखना है हमें, क्योंकि हम जब किसी प्रोस्पेक्ट के सामने जाकर बैठते हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, हम उठने का नाम नहीं ले रहे, सामने वाला उठने को बोल नहीं रहा है, लेकिन उसके अंदर भी कहीं ना कहीं हो रहा है कि बस कर यार, निकल जा यार, बस हो गया यार। लेकिन वो जो चीज है वो बोल नहीं पा रहा है। इसका नुकसान क्या होगा? अगली बार वो आपको घुसने ही देगा नहीं घर के अंदर। उसके 2-2 3-3 घंटे अगर उसके खा जाओगे तो वो बात करने का समय नहीं देगा अगली बार से आपको, और उसको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, ये तो मैं कर नहीं सकता, 3-3 घंटे किसके घर पर जाकर बड़बड़ करते बैठो। तो ये भी एक चीज दिमाग में उसकी आ जाएगी। तो इस वजह से हमें रिमेम्बर करना है हम खुद को, और रिमाइंडर देते रहना है कि भाई बस हो गया, इतना टाइम हो गया, बस हो गया, ये बोलना था, खत्म हो गया, इसके बाद हमें क्या बोलना है, बस हो गया। ये हमें हमेशा खुद को रिमाइंडर देना है ताकि हम अपने आप को उस टास्क में ठीक से रख सके। विजुअलाइजेशन ये एक टेक्निक अच्छे से है, विजुअलाइजेशन एक अलग से टॉपिक बन जाता है, लेकिन विजुअलाइज करते रहना कि अगर हमने ये गलत तरीके से किया तो उसका क्या होगा, अगर हमने सही किया तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये हमेशा उसको सोचना है। हम जो चीज करने जा रहे हैं उसको फोकस में रखिए। अगर हम डेमो के लिए गए हैं तो डेमो पे ही फोकस, और उसके बाद हमें क्लोजिंग करना है तो तब क्लोजिंग के ऊपर फोकस। तो पहले ही जाकर हमने कुछ अलग चीज के ऊपर गप्पे लड़ाना शुरू कर दिया तो शायद डेमो के ऊपर से ध्यान हट जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है, डाउनलाइन के साथ में हम डेमो के लिए जाते हैं और डाउनलाइन फिर उनके पर्सनल रिलेशनशिप की बातें निकाल के बैठ जाता है, गप्पे लड़ाने शुरू करता है कि मेरी ऐसी दोस्ती थी, फिर मैंने इसको इस तरीके से देखा है, और फिर क्या होता है, ये टाइम जो है अपना लेंदी प्रोसेस हो जाती है और डेमो के ऊपर हम जल्दी नहीं आते। तो इस तरीके से हमें फोकस रखना है अपने चीजों के ऊपर, प्लान करना है। अगर हम चीज को कंप्लीट करते हैं तो हम अपने आप को क्या रिवॉर्ड देंगे? तो रिवॉर्ड एक बख्शिश के तौर पर खुद को ही देना है। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको कोई और आके या फिर कोई सांता क्लॉज आके बख्शिश देके जाएगा। खुद ने काम किया है, खुद ने अचीवमेंट किया है, तो उसको रिवॉर्ड भी खुद ही दोगे। कहीं से हस्बैंड वाइफ की तरफ से या वाइफ हस्बैंड की तरफ से या ससुर जी सासू माँ ऐसे कोई आके रिवॉर्ड देंगे तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं दे रहे तो खुद को रिवॉर्ड देना सीख जाए। अगर हम खुद को रिवॉर्ड देना सीखेंगे तो सेल्फ मोटिवेटेड फील करेंगे। ये मोटिवेशन जो आएगा ये 100% आपको काम करेगा। यहाँ पर 5 मिनट और है। एक्शन प्लान हम क्या कर सकते हैं? हम दूसरों को ब्लेम करना, अवेयरनेस ये बंद करना है, हमें इस चीजों को अवेयर कर जाना है, एडजस्ट करना है अनहेल्पफुल थॉट्स को, प्रैक्टिस करते रहना है टॉलरेंस, टॉलरेटिंग डिस्कम्फर्ट। कोई भी डिस्कम्फर्ट है, आपने इसमें ग्लास लिया पीएच टेस्टर का और उसमें नीला कलर आने की बजाय कुछ अलग कलर आ गया तो डिस्कम्फर्ट फील हो गया और सामने वाले को क्या बोलूं समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये चीजों को, ऐसा चीजें होती है, इसको हमें कैसे टैकल करना है? अगर ऑन द स्पॉट कोई डिस्कम्फर्ट तैयार हो गया, ओआरपी मीटर ही नहीं चल रहा, तो आप क्या करेंगे? ये चीजों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। डिसमिस करना है प्रोक्रास्टिनेशन को एग्जीक्यूट करने से, मतलब एग्जीक्यूशन से, सॉरी एक्सक्यूजेस से। अगर हम एक्सक्यूजेस देकर प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हैं, ये अगर हमको समझ में आ गया तो उस एक्सक्यूज को ही डिसमिस कर दो लाइफ से। ड्रॉप एनी सेल्फ क्रिटिसिज्म। हम हमेशा डाउनलाइन बोलती रहती है कि अपलाइन के जैसा हमें बात नहीं करने आता, तो ये कहीं ना कहीं खुद को हम क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं।
तो ये सबको मुझे कहना है कि हम खुद को क्रिटिसाइज करेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं भी कर सकता हूँ, ये एक थॉट ही बहुत ज्यादा बड़ा है अपने आप में कोई चीज करने के लिए। तो डेमो अगर देने को नहीं सोच रहे हो तो पहले सोचिए कि मैं खुद को क्यों पीछे रख रहा हूँ, क्योंकि 2 हाथ 2 कान 2 आंखें मेरे पास भी है जो अपलाइन के पास है। तो ये मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद ने अपने आप के ऊपर किया है। मेरा अगर आपको हालात बता दूं कि मैं बिजनेस में एंट्री की थी और अचानक मेरे डाउनलाइन में इतना बड़ा सॉरी अपलाइन में इतना बड़ा भूचाल के जैसा आ गया था कि मेरे पास ये भी नहीं था, क्या कहते हैं उसको, डेमो किट भी नहीं था। और कुछ भी नहीं, पता नहीं कैसे डेमो देना है, और हमने ऑन फील्ड जाके डेमो देना शुरू कर दिया। हालांकि मेरा थोड़ा साइंस बैकग्राउंड था तो मुझे मदद हो गई, लेकिन ऐसा होता है। तो ये चीजें मैंने अपने ऊपर काम किया है। यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज, हमें प्रोक्रास्टिनेशन को अगर बदलना है और ऑन टास्क रहना है, मोटिवेटेड फील करना है, तो हमें क्या करना होगा, एक्सपेक्टेशंस खुद की चेंज करनी पड़ेगी। चेंजिंग योर प्रोक्रास्टिनेशन हैबिट विल टेक टाइम। हमें इसको करने में जरूर टाइम लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस और पेशेंस के साथ अगर हम प्रोक्रास्टिनेशन को बाहर हटाएंगे अपने लाइफ से तो जरूर ये काम करेगा। नो मैजिक वैंड्स होगा, मतलब मैजिक वैंड्स कोई भी नहीं होने वाला है कि कोई आकर मुझे आज से, अगर मैंने प्रोक्रास्टिनेशन बंद कर दिया, एक्सक्यूज बंद कर दिया, तो मैं आज से उड़ना शुरू कर दूंगी। ऐसा नहीं है। तो मैजिक नहीं होने वाला है, इसको पेशेंस लगेगा, टाइम लगेगा, प्रैक्टिस और परसिस्टेंसी बहुत ज्यादा काम करेगी। एक्सपेक्ट गुड डेज एंड बैड डेज, दिस इंक्रीजेस लाइवलीहुड ऑफ कीपिंग गोइंग एंड कीपिंग गोइंग व्हेन यू रीच अ सेटबैक। आपने अगर खुद के लिए सेटबैक करना शुरू कर दिया और गुड डेज को एक्सपेक्ट करना और बैड डेज को इंक्रीजेस लाइवलीहुड जो होता है वो करना अगर एक्सपेक्ट कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल रहेगा। हम हमेशा क्या कहते हैं कि मुझे कभी भी अच्छी चीज मिलनी चाहिए, कभी बुरी चीज मेरे हाथ में नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। हमारी लाइफ अच्छे और बुरे चीज दोनों से मिली हुई है। हम अगर अच्छे अच्छे का ही एक्सपेक्टेशन करते जाएंगे और बुरे को देखते ही नहीं जाएंगे तो बुरे चीज के ऊपर कभी काम नहीं करेंगे, और उस बुरे चीज को वो बुरी चीज जो है हमारे लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट देगी कि हम अपने ही अंदर अंदर ही अंदर टूटते जाएंगे और कहीं ना कहीं खुद को ही पीछे रखेंगे। तो कभी भी एक्सपेक्टेशंस इस तरीके से रखिए कि जो भी सामने आएगा मैं उतनी हिम्मत रखती हूँ कि उसको मैं आगे बढ़ा सकती हूँ। और इस हिम्मत के साथ अगर हम जब आगे बढ़ते हैं तब हम ऑन टास्क मोटिवेटेड फील करके हम काम पूरा करते हैं। सपोर्ट्स क्या क्या लेने हैं ये भी हमने यहाँ पर देखना है कि प्रोक्रास्टिनेशन को अगर हमें बाहर निकालना है तो सपोर्ट किस चीज का ले सकते हैं। लर्न फ्रॉम द पीपल्स। जो भी इंसान आपको सिखाने के लिए बैठा है, जो आपके फ्रेंड्स है, आपके रिलेटिव्स है, बिजनेस ओनर्स है, जो जो बिजनेस पार्टनर्स है, उनकी तरफ से सीखना है। जो भी इंसान लाइफ में काम अच्छा कर रहा है उनसे। हु डोंट प्रैक्टिस प्रोक्रास्टिनेटिंग एज मच एज यू। आपके जितना प्रोक्रास्टिनेट जो इंसान नहीं करता है ना उससे चीजें सीखो, ये सपोर्ट ले सकते हैं। ये पेयर वर्क हो सकता है, टीम वर्क हो सकता है, वहां से हम सीख सकते हैं। और अटेंड वर्कशॉप्स इन द यूनिवर्सिटी। अभी यूनिवर्सिटी का ये पॉइंट मेरे पिछले जॉब के रिलेटेड था तो ये इधर है, उसको देखो मत, क्योंकि ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। जैसे कि एक नाम मैं आपको बोल सकती हूँ यहाँ पर, एक ये है तिबेटियन गुरु है, इनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, एल से नाम है उनका कुछ तो, तिबेटियन गुरु है कोई तो, उनकी यूनिवर्सिटी है। दलाई लामा। दलाई लामा, राइट राइट, दलाई लामा है। तो इनके यूनिवर्सिटी में प्रोक्रास्टिनेशन के वर्कशॉप्स होते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं आप, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगी। लेकिन पेयर वर्किंग और टीम वर्क यहाँ पर काम करता है। तो यस, आई एम डन हियर। अभी मुझे पता है ये बहुत ज्यादा हेवी सेशन था, लेकिन उसमें से अगर 5-6% या 10% भी हमने अगर लिया, या फिर 80-20 रूल के अनुसार भी हमने अगर लिया कि 20% भी अपने पकड़ में आ गई होगी चीजें, तो 80% आप मतलब करने के लिए आगे खुद को बढ़ा सकते हैं जरूर। और अगर आपको चाहिए तो इसका अलग अलग ब्लॉग्स रहते हैं वो आप पढ़ सकते हो, अलग अलग वीडियोस होते हैं बहुत सारे, उसको देख सकते हैं। दलाई लामा जी के वेबसाइट यूनिवर्सिटी के है, उस पे भी जाके आप वो ब्लॉग्स वगैरह पढ़ सकते हैं। बेसिक कुल मिलाकर मुझे ये कहना है
कि प्रोक्रास्टिनेशन ये टाइम मैनेजमेंट के अंदर आने वाला एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसके ऊपर भी हमने अगर थोड़ा काम कर लिया तो हम लाइफ में सक्सेसफुल जरूर हो सकते हैं। मैंने खुद के लिए और मेरे टीम के लिए ये सेशन लिया था। इन डीप थोड़ा ये सेशन था। आई एम सॉरी अगर किसी को ज्यादा हेवी लगा हो तो। यस, मेरा हो चुका है दादा। थैंक यू। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। राम सराफ सर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल निखिल सर, मैं थोड़ा ट्रेवलिंग में था, लेकिन एक एक बात राधिका मैडम की मैंने बहुत ध्यान से सुनी। और आई थिंक अभी तक के हमारे जितने सेशंस हो रहे हैं, निखिल सर आपका, मिलिंद सर का और सोनी जी के अलावा, आज का सेशन मुझे पर्सनली वन ऑफ द बेस्ट सेशन लगा। और इतनी बारीकी से जो मैडम ने एनालिसिस किया है और इतने कम समय में लीडर्स को फॉलो करके उनकी बारीकियों को सीख के, और उससे भी बड़ी बात उन्होंने अप्लाई किया है अपने खुद के लिए और टीम के लिए। क्योंकि हम कई बार चीजें सीख तो लेते हैं, सुन तो लेते हैं, लेकिन वो खुद के लिए और टीम के लिए अप्लाई करना बहुत 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 जरूरी है, जो बखूबी मुझे लगता है राधिका मैडम कर रही है, हर क्षण कर रही है। और उनका ग्रास्पिंग पावर, उनका नॉलेज नो डाउट उसको और उनकी टीम को बहुत आगे ले जाएगा। और हमको खुशी ये हो रही है कि हमारे इस पूरे एथिकल ग्रुप में आज हमको एक और लीडर मिल गई है, जहां से हम बहुत सारी बारीकियां लेके और आगे बढ़ेंगे। पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मैंने आज आपका जो प्रोकास्टिनेशन का सेशन था उसके एक एक पॉइंट को एंजॉय किया है। और शायद कुछ चीजें होती ना, हम जानते हैं, लेकिन समय पे कोई याद दिलाने वाला होना चाहिए। तो आज मेरे को खुद को बहुत सारी चीजें रिकॉल हुई है, सीखने को मिली है, और शायद फिर से वो अप्लाई करेंगे तो हम सारी टीम इन बारीकों को, मुझे लगा, मैं थोड़ा ट्रेवलिंग में था लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक कॉपी पेन लूं और एक एक पॉइंट लिखते जाऊं। आई थिंक ये सेशन को रिकॉर्ड किया गया होगा, तो इसको जरूर ग्रुप में डालिए। हम अपने सभी साथियों को लेके बैठ के आई थिंक इस सेशन को फिर से रिपीट करना चाहिए। और आगे भी मैडम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि ऐसी बारीक बारीक पॉइंट को आप लेके आइए। और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच राधिका मैडम, और आगे के लिए आपको बहुत शुभकामना। आप और आपकी टीम आई थिंक एक अलग ही कैंगन एनर्जिक में एक अलग झंडा गाड़ने को तैयार है, और हम उसी के देख रहे हैं। और हमको भी गर्व है कि आप एथिकल टीम का हिस्सा हैं और हमेशा हम लोगों के साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच। राम सर ने हमारे को, हम सभी को, जब हम मांडव में थे तब बताया था कि आप स्वयं एक प्रोडक्ट हैं। आपका प्रोडक्ट, ये डिवाइस या ये मशीन या ये कैंगन का जो मेडिकल ग्रेड का डिवाइस है, ये नहीं है। सबसे पहले आप प्रोडक्ट स्वयं हैं, और 80% आपको ही तैयार अपने आप को करना है। अगर आप अपने आप को तैयार कर लेंगे तो बाकी की जितनी भी अड़चनें आपको नजर आ रही है वो 20% में आती है। और यकीनन ये सब बातें देखने, सुनने, समझने के बाद में जितने भी लोग वहां पर एक इरादा लेके तैयार हुए, तो आज हमने राधिका जी को देखा। और मुझे भी ऐसा लगता है कि यानी थोड़ा सा मेरी आदत बहुत कम है, मैं बोलने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ, सुनने में थोड़ा कम रखता हूँ। लेकिन लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा दुनिया के सामने भले ही हमें बोलना है हम बोलें, लेकिन अपने लोगों के सामने हमको सुनने की आदत ज्यादा डालनी चाहिए। और अगर हमने सुनना चालू किया तो बहुत, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। सतवन जी कुछ कहना चाहते हैं? सतवन जी बताइए। हम 5 मिनट लेंगे, 5 मिनट में हम इसको फिनिश कर देंगे। जी जी सतवन जी। जी हाँ, एक्चुअली क्या है, राधिका मैडम ने बहुत अच्छा सेशन लिया। प्रोकास्टिनेशन के बारे में पता तो सभी को है, अब सभी को पता है कि ये एक ऐसी बीमारी है, ग्रसित सब हैं। तो राधिका मैडम ने क्या है, उसको डायग्नोस किया और साथ में उसका ट्रीटमेंट भी दिया। लोग क्या है, सुन तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं और बोल भी देते हैं, लेकिन उसका अनुसरण कभी नहीं करते या उसको एक्शन में कभी नहीं लाते। आज राधिका मैडम ने जीवंत अपना एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने सुना भी, समझा भी और उसको फॉलो अप भी किया, और साथ में एक्शन में भी लाए उसको। तो ये बहुत अच्छी चीज है। हम क्या है, जो प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में बताया मैडम ने,
कि टालने की प्रवृत्ति सभी में होती है, लेकिन उसको दूर कैसे करें, ये बहुत अच्छे से बताया मैडम ने। बहुत अच्छा लगा सेशन। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बढ़िया। सोनी सर हमारे बीच में है? यस। यदि सोनी सर। हाँ, बस 1-2 मिनट लूंगा, सिर्फ 2 मिनट भी नहीं, और क्या, क्योंकि टाइम काफी हो गया। बहुत अच्छा लगा देखकर। काफी इंफॉर्मेटिव बातें थी, बहुत काम की चीजें थी, और काफी खुशी हुई ये देखकर कि जिस सोच के साथ हमने इस ग्रुप को शुरू किया था, मिलिंद जी, निखिल जी और हम तीनों ने मिलकर शुरुआत की थी एथिकल कैंगन की, कि नए नए लोगों को यहाँ पर मौका मिले ग्रो करने का, वो बहुत अच्छे तरीके से प्रोसेस आगे बढ़ रही है। एक नए लीडर को आज सुना, भविष्य के बड़े लीडर को, अभी तो शुरुआती दौर है। एक छोटा सा पौधा जो हमने लगाया था, ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, बहुत अच्छा लगा। आगे चल के और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे बीच में जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज छुपी हुई है, वो बाहर नहीं निकाल रहे। सतवन भाई भी उनमें से एक नाम है। अपने पूरे पोटेंशियल को एक दिन बाहर निकाल के तो देखो, सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो राधिका जी, बहुत अच्छा लगा, और भी आगे आपसे उम्मीदें बढ़ गई है। और ऐसे कुछ बेहतरीन सेशन तैयार कीजिए, आगे भी आपको सुनने का लगातार मन बना रहेगा। थैंक यू वेरी मच। यस, देव थैंक सर यू सर, हमारे बीच में है? बहुत अच्छा लगा मुझे भी। जी जी दादा बोलो। देव हम सर, अभी मीटिंग एंड करेंगे। बस एक दो अच्छा। मिनट। देव सर कुछ कह रहे हैं? हाँ हाँ। अच्छा। देव सर। यस यस राधिका मैडम, हार्दिक हार्दिक बधाई आज के सेशन के लिए आपको। आज आज ऐसा लगा कि आप जो भी मार्गदर्शन लेते थे, आपने पूर्ण रूप से अप्लाई किया अपने ऊपर। वेरी गुड सेशन। और मैं सभी अपने कैंगन परिवार के सभी लीडर से गुजारिश करूंगा कि आज जो राधिका मैडम ने जो बारीकियां बताई है, तो इस सेशन का सही उपयोग और सही इसका इम्प्लीमेंट जब भी होगा जब आज की बारीकियों को सभी लोग अपने जीवन में डुप्लीकेशन करेंगे, अप्लाई, है ना, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आई होप कि सभी लोग आज राधिका मैडम के सेशन को अपने बिजनेस में जरूर इम्प्लीमेंट करें, अप्लाई करें, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू सो मच राधिका मैडम, वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। दीप सर कुछ कहना चाहते हैं? दीप तिवारी सर। दीप तिवारी सर के बारे में मैं आप सबको बताता हूं कि दीप सर यानी जब कैंगन की जर्नी में मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं सुना है, लेकिन थोड़ी सी कुछ बातें में मेरे स्मरण में है। दीप सर जब इस बिजनेस में आए थे, उसके पहले वो हर्बल लाइफ की चीजें, यानी कहना चाहिए कि ऐसा नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो बड़े अच्छे से जो है वो सारी चीजों को इस्तेमाल करते थे, और घर में कुछ कुछ फायदे भी हुए थे। लेकिन फिर जैसे ही कुछ दिनों का गैप हो गया, तो वो प्रॉब्लम्स जो है वो मल्टीपल होके खड़ी हो गई सामने। ऐसी सूरत में फिर उन्होंने कैंगन की शुरुआत करी, और कैंगन जब जैसे ही उनके जीवन में आया, तो फिर यानी सारी चीजों में बहुत बेहतरी की तरफ यानी मेरे मेरे ख्याल से अगर मेरे एंटायर टीम में अगर कुछ 5-6 अच्छे अच्छे रिजल्ट अगर आपको बताऊंगा, तो वो 5-6 अच्छे अच्छे रिजल्ट में एक दीप तिवारी सर के घर का भी रिजल्ट है। तो मैं दीप तिवारी सर को आप सबके सामने जो है बात करने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। आप मेरे ख्याल से दीप सर हमारी जूम में पहली मर्तबा ही बोल रहे हैं, तो आप सब जी आप म्यूट हो गए, अच्छा आप लगेगा। म्यूट में हैं सर। दीप सर आप अनम्यूट कर लीजिए। यस सर, एक मिनट। हो गया सर? हाँ हाँ हाँ। मुरली सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि मैं रेगुलर हो जाऊं, लेकिन अब मैं रेगुलर हूँ। राधिका मैम ने आज एक बहुत अच्छी बात बोली, जो एक टालने वाली बात है। शायद मेरी जो स्पीड बीच में कम हो गई, उसमें वो टालने वाली प्रवृत्ति मेरे अंदर बहुत ज्यादा थी, और उसका दुष्परिणाम मैंने भुगता भी है। और निश्चित रूप से आज का जो सेशन था, राधिका मैम ने जिस तरह से बताया, समझाया, उसको देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी मोटिवेटर हमारे सामने बैठी हुई है, और एक बहुत बड़ा हॉल के अंदर एक बड़ा शानदार सेशन चल रहा है उनका सुन के। तो उनका बहुत बहुत स्वागत है हम सबके बीच में, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह के जो लोग हैं, जो एक बहुत अच्छी एनर्जी रखे हुए, जिनके अंदर एक चिंगारी है, आपने उनको एक मंच दिया है।
और निश्चित रूप से ये छोटी सी चिंगारी एक बहुत बड़ी आग के रूप में फैलेगी और हम लोग लोगों की सेहत को लेकर उनको अपने से जोड़ पाएंगे। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। निखिल सर, ये हाँ हमारे दीप सर भी बहुत बड़े छुपे रुस्तम हैं। जी जी अभी जी चूंकि परफॉर्मेंस लेवल अभी रुका हुआ है, जी इसलिए मैं इनको ला नहीं रहा हूँ। अदरवाइज ये सेशन, ये भी एक परफेक्ट स्पीकर है हमारे एथिकल टीम के, और एक टेक्निकल और बहुत इमोशनल सेशन इनका भी हमको रखना है। बस बिल्कुल। थोड़ा सा अभी प्लेटफॉर्म पे वापस इनको ला रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी राम सर बोलने ही वाला था कि यदि दीप सर यानी वो किसी यानी मैं जरूर मानूंगा कि कोई विशेष मुद्दा रहा होगा, नहीं तो वो मांडव जरूर आते। अगर मांडव में जरूर जरूर इनका आते तो शायद राधिका मैडम का फोन दीप सर को जरूर जाता। 100% सर। उस समय में जिस समय यानी वो जानकारी कलेक्ट करना चाहती थी, वो कुछ सीखना चाहती थी, कुछ हेल्प मांग रही थी, उस समय दीप सर को वो जरूर फोन लगाती। तो ऐसे रवि बोरसे सर कुछ कहना चाहते हैं हमारे बीच में। सर नमस्कार, मैं प्रशांत धमके सर जी की टीम से हूँ। जी 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 राधिका मैम को स्पेशली नमस्कार। राधिका मैम को पहले मैं नासिक से पुणे से नासिक आए थे एक मीटिंग के लिए, तभी मैं मिला था। उनके मुंह से एक ही वर्ड आया था तभी कि मेरे घर पे आए कैंगन वाले और मैंने इंस्टेंट लोन कर दिया और मैं कैंगन कैंगन परिवार में शामिल हो गए। और उसके बाद में आज सुना, मैम आपने एक जो सब्जेक्ट लिया टालाटाल, मराठी में बोलते थे, वो सबसे ज्यादा मुझमें मतलब 100% पकड़ी। कोई सहमत नहीं करता है पर मैं सहमत करता हूँ कि मुझमें वो बहुत है। तो आज के बाद मुझे वो जो सब्जेक्ट लिया तो कम से कम 2-3% मैं कम करना चाहता हूँ और कम हो जाएगा। जो जैसे भी मुझे जो भी कुछ जरूरत लगी तो मैं आपको कॉल करूंगा। वैसे सर है, थैंक यू सो मच। आपका 3 जर्नी बहुत अच्छा लगा, दिल से थैंक यू सो मच। यहाँ पर मैं मतलब रवि सर, आप अगर पहचान पाए हो ना कि खुद को प्रोक्रास्टिनेशन का प्रॉब्लम है, तो आपने 20% काम वहीं पे कंप्लीट कर लिया अपना। अभी आगे आप थोड़ा उसके ऊपर काम करके पूरा कंप्लीट हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू। इतना भी मुझसे हो पाया तो बहुत ज्यादा है। और मुझे पता है आप मुझे थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको मोटिवेट ये करने के लिए कि ये सेशन बहुत अच्छा है। आप सब लोग मुझसे अच्छा सेशन ले सकते हैं, लेकिन मुझे एक इंस्पिरेशन के तौर पर आप सबने बहुत जो भी चीजें दी है आज, जितनी भी पॉजिटिविटी दी है, इसको लेकर सच में बहुत अच्छा काम करूंगी। और निखिल दादा, आपने मुझे मतलब इस लायक समझा कि मैं इतने जल्दी ये बड़ा सेशन ले पाऊं, तो इसके लिए आपसे मतलब मन से आपको थैंक यू। और दादा, मैं सच में आपको बोलती हूँ कि आपने क्या कर दिया है, क्योंकि एक समय ऐसा था कि मैं पूरी टूट चुकी थी। कुछ नहीं था मेरे सामने, सब कुछ था लेकिन ना के बराबर था। इज्जत आबरू पे आ गई थी चीजें, उस सबको हटा के आज मैंने ये सब कुछ किया है। कहीं ना कहीं सीखा है, कहीं ना कहीं अपने खुद को समय दिया है। मेरे हस्बैंड का साथ हमेशा मेरे साथ में रहा है। तो आई एम सो हैप्पी दैट आई एम विथ राजीव जी और आप सबकी टीम। थैंक यू सो मच। यस। नीलेश जी कुछ कहना चाहते हैं? नीलेश दोस्त जी। राधिका जी, बहुत ही अच्छा सेशन रहा आपका और वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल फॉर ऑल द लेडी। तो छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इसका प्लीज आप रिकॉर्डिंग निखिल जी प्लीज शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, जिससे हमेशा ये चीज रिकॉल हो पाएगी, कुछ चीजें महिलाओं के लिए, और इवन श्वेता भी इसको फॉलो करेगी वीडियो को। और जो राधिका जी ने सिंप्लिसिटी से बताया वो बहुत ही एक यूएसपी था उनका। थोड़ा पीछे पूजा इसलिए मैं म्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू। चलिए, अच्छी बात है। देखिए, हमें हम हमेशा जो है, मैं एक बात कहे यानी एक बात छूट जाती है हमेशा कि हम हमेशा राधिका जी की तारीफ करते हैं, बट हमको राजीव जी को भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि राजीव जी भी 100% कहना चाहिए कि हर प्रकार की जो खुशियां कहना चाहिए कि राधिका जी महसूस कर रही है, उसके पीछे राजीव जी का विशेष तौर पर योगदान है। और यूजुअली यानी
मैं कभी भी राजीव जी से ज्यादा बात नहीं करता हूँ, लेकिन कहना चाहिए आज मुझे खुद को ऐसा लगने लगा कि मैं आज राजीव जी को भी बात करने के लिए थोड़ा सा समय दूंगा। तो राजीव जी क्या कहना चाहते हैं आप जरूर बताइए, क्योंकि ऐसा मत सोचिए कि हम आपको, यानी कहना चाहिए कि आप समय रहता है तो सारा समय राधिका मैडम ही ले लेते हैं, तो बट ऐसा नहीं, आप दोनों एक ही हो ऐसा मान के हम ये करते हैं। तो राजीव जी क्या नहीं कहना सर, चाहते हैं? ऐसा 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 बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी हम करते हैं तो मिल के करते हैं, लेकिन क्या है कि कुछ बातें उसमें ज्यादा है। जैसे कि खोजने की क्षमता उसमें ज्यादा है। मैं तो बस ऐसा सोचता हूँ कि भगवान ने मेरे पे बहुत एहसान कर दिया है कि मुझे कुछ खोजना नहीं पड़ता इसमें। पहले से ये खोज लेती है। और मैं अकेला ही नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारा पूरा टीम ये बोल रहा है कि जो भी आगे आने वाले रास्ते हैं तो हमें ढूंढने नहीं पड़ते, वो खुद ही इसने बना लिए होते हैं और उस पे हम चल रहे हैं। और इसके बाद अभी ये तो 3A हो गई, लेकिन मैं सबको बताना चाह रहा हूँ कि जल्दी ही टीम में 3 से 4 लोग 3A बनेंगे। क्या बात यहाँ तक कि इसने हमें खींच के लाया है। तो इस मौके पे मैं उसका सबके सामने थैंक यू बोल रहा हूँ। तो थैंक यू। अतुल सर, तो अतुल सर क्या जल्दी कहना ही। चाहते हैं? यस सर, बहुत बहुत बधाई राधिका मैडम जी, राज सर। देखिए, अतुल सर को क्या लग रहा होगा, मैं एक बात अनबिलीवेबल बताता हूँ। सेशन रहा आज का। हमारे हमारे घर का छोटा सा बच्चा यदि बहुत यदि यदि जबरदस्त सेशन था। हमारे घर, देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे घर का छोटा सा बच्चा यदि 5वीं कक्षा में बिल्कुल अव्वल दर्जे का मार्कशीट लेकर आ जाता है, तो घर के बड़े भाई, घर के पिताजी या घर के पेरेंट्स को जितना अच्छा लगता है, यकीनन आज हम सभी सीनियर साथियों को, जिन्होंने कहना चाहिए कि राधिका मैडम को कभी ना कभी कोई ना कोई बात बोल के प्रयास किया किया और उनको बताया कि आप ऐसा ऐसा करो और आपका काम अच्छा होगा, तो यकीनन यही भावना, यही फीलिंग हम सबके बीच में है। अतुल के इस सेशन को बिल्कुल हम एक ही सीख लेकर चलें, और वो ये है कि किसी भी चीज को कहना चाहिए कि परफेक्शन का इंतजार ना करें, मुद्दा नंबर 1, और किसी भी चीज को डिले ना करें। ये दोनों चीजों से दूर हो जाएं, इन दोनों चीजों को दूर कर दें और अपने प्रतिदिन के कर्तव्य पथ पर हम बिल्कुल मजबूती से खड़े हो जाएं। तो आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं मैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राधिका जी को स्पेशल थैंक्स, राधिका जी की टीम को स्पेशल थैंक्स। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि अतुल सर के भी कहना चाहिए ऊपर, यानी सारे के सारे जितने भी साथी आज मौजूद हैं यहाँ पर, आप सबको विशेष तौर पर धन्यवाद, क्योंकि दुनिया में सीखा कोई किसी को नहीं सकता है। हम कहते हैं कि दुनिया में हम किसी को कुछ बताना यदि चाहते हैं तो हम तभी बता सकते हैं जब सामने वाला भी लिसनिंग मोड में रहे, और यदि सामने वाला कोई व्यक्ति लिसनिंग मोड में है तो गुरु को भी पता नहीं चलता कि शिष्य ने क्या क्या सीख लिया, और वो सीख के बहुत कहना चाहिए कि ऊंचाई को छूने लगता है। तो ये सारी बातें होती हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि मैं 2 दिन पहले, यानी कल सुबह को की ही बात बता रहा हूं। हम पाचोरा में थे और पाचोरा में वहां के विधायक महोदय ने जो है पेमेंट दिया है। तो आप देखिए क्या क्या है कि मैं नहीं गया था हालांकि उनसे मिलने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं मैं मशीनरी नहीं हूं, मैं फैक्ट्री हूं। मेरी फैक्ट्री में बहुत सारी मशीन रहना चाहिए, ये मैं सोचता हूँ। तो मुझे जाने की जरूरत नहीं थी, और वहां पे जाके जो लोग, यानी जरबड़े सर आए थे मांडव में, तो जरबड़े सर गए थे और जरबड़े सर ने एक लाइन में उनको कैंगन के बारे में उन्होंने पूछा तो कुछ बताया, तो बोले कोई बात नहीं मैं समझ गया। बोले आप सबसे पहले पैसा लो, मशीन आने के बाद में सब कुछ समझा देना। तो यानी कोई मुद्दा नहीं है, आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे मुझे आज कुछ अचीव करना है, और ये इरादे से यदि आप घर के बाहर कदम निकालेंगे, सभी के काम बनेंगे। सोनी सर, मिलिंद सर जैसे कहना चाहिए कि ग्रेट लोग, देव सर जैसे ग्रेट लोग, नीरज जी आज मुझे सुन रहे हैं कि नहीं मैं नहीं जानता, नीरज जी, ज्योति दीदी, ऐसे यानी कहना चाहिए मैं किस किस का नाम लूं, हर एक व्यक्ति
मेरे ख्याल से इस इथिकल कैंगन टीम से जुड़ा हुआ एक एक इंसान, राम सर, जयश्री मैडम, आपके कहना चाहिए कि एक एक इंसान यहाँ पर ऐसा है जो कि निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की मदद करने को तैयार रहता है। राजेश शर्मा कभी जूम में नहीं आता है, लेकिन वो दिल से जुड़ा हुआ है। तो संजय गोयल, तो सारे के सारे लोग एक दूसरे के प्रति जो है सद्भाव रखने वाले लोग हैं। तो आप सभी का स्पेशल धन्यवाद। धामके सर, यानी सवाल ही नहीं उठता है, एक एक इंसान बस सद्भावना रखने वाले सारे के सारे लोग हैं हमारे बीच में। तो मैं आप सब लोगों का जो है विशेष तौर पर धन्यवाद अदा करता हूं।